है बेसिकली देखो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, अब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमें कैसे पता चला, उसी को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली क्या फैराडे आया, फैराडे ने हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मुलेस वगैरह दिए, फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो फैराडे ने बेसिकली हमें क्या किया, दो यहाँ पे हमें लॉ पढ़ना है। जो पहला लॉ होगा वो एकदम सिंपल सा है, इसी का थोड़ा सा इसने एक्सटेंशन में थोड़ा सा इसने मॉडिफाई करके दूसरा भी एक लॉ बना दिया, वो दो लॉ यहाँ पे हमें पढ़ना है। देन यहाँ पे क्या फैराडे लॉ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देखो एग्जाम में ना मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो क्या करेगा, तुम्हें सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगा। फैराडे लॉ इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन भी आएगा। लेकिन हमें पता है देखो 5 मार्क्स अगर कभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा तो देखना उसको 2 पार्ट में तो ब्रेक करेगा, फिर 3 पार्ट में दे देगा, बोलेगा डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फाइंड द फैराडे लॉ या फिर ईएमएफ सेल, ऐसे कुछ टाइप का क्वेश्चन दे देगा, फिर नर्स इक्वेशन में क्वेश्चन बना के देगा। कभी भी 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि कभी भी 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है कभी डायरेक्टली नहीं देगा, वो हमेशा उसको 2 पार्ट में करके ही हमेशा क्वेश्चन को देता है। एक 2 मार्क्स का रहता है, एक 3 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे अपना फैराडे लॉ स्टार्ट करते हैं। फैराडेज लॉ ऑफ फैराडेज, ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा था उसके अंदर उसने बेसिकली हमें 2 लॉ दिए। कौन कौन से 2 लॉ दिए वो हम एक एक करके पढ़ना है। तो जो फर्स्ट था हम देखते हैं फर्स्ट लॉ, फर्स्ट सकता हूँ इसको फैराडेज स्पेलिंग देख लेना, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे ने जो देखो बस उसने जो लॉ दिया ना उसका नाम दे दिया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ऐसे कुछ। जैसे न्यूटन थे, न्यूटन ने हमें 3 लॉ दिया तो हम बोलते हैं फर्स्ट, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है बताओ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है। बेसिक न्यूटन के बेसिकली 3 लॉ जैसे थे वैसे यहाँ पे फैराडे था। फैराडे ने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस में 2 लॉ दिया, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना। तो पहला जो उसने लॉ दिया था उसका नाम है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या था उसके बारे में पूरा हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट देखते हैं कि फैराडे जो फर्स्ट लॉ था उस फैराडे ने क्या ऐसा बोला जो उससे फर्स्ट लॉ के अंदर था वो हम यहाँ पे समझना है। तो उसका स्टेटमेंट क्या बोलता है देखना, स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं समझा दूंगा अच्छे से पूरा डिटेल में। द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट लिख दो या फिर डिपॉजिटेड लिख दो, और द मास ऑफ गैस लिबरेटेड, द मास ऑफ गैस। देखो हर एक बुक में जाओगे तो अलग अलग डेफिनेशन रहता है। ठीक है, तो हमें उससे घबराना नहीं कि यार इस बुक में ये दिखा है, जो सिंपल यहाँ पे बता रहा है उसको बस कॉन्सेंट्रेट करो। बाकी तो हर एक जगह क्या देखो, अब नाम पर्सन हो या उसको नाम डिफरेंट डिफरेंट रख के तुम बोलोगे, फिर अलग अलग मीनिंग से बोलोगे तो पर्सन तो वही रहेगा ना, पर्सन तो चेंज नहीं होने वाला। वैसे यहाँ पे फैराडे का जो स्टेटमेंट था बहुत सारे बुक वालों ने अलग अलग लिखा, लेकिन जो पूरा उसका जो मेन मकसद है ना वो क्या है मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ, एक बार लिख लेते इसको कंप्लीट करके। और द मास ऑफ गैस लिबरेटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेटमेंट याद होना चाहिए। अगर मान लो पूछ दिया किसी ने डिफाइन फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जो मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। एट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ अरे यार स्पेलिंग गलत लिख दिया, अमाउंट लिख दिया, द अमाउंट ऑफ पासिंग थ्रू सॉल्यूशन, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिख दो, इलेक्ट्रोलाइट पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। दिस इज अवर फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे, एकदम भारी भरकम सा यहाँ पे वर्ड पूछा गया। देखो यहाँ पे एग्जाम में अगर मान लो वो पूछ भी सकता है डिफाइन फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, डिफाइन फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इस टाइप का बेसिकली क्वेश्चन हमें एग्जाम में दे सकता है। इसलिए बोला कि इस टाइप का क्वेश्चन हमें एग्जाम में उससे पहले हमें प्रिपेयर हो जा रहा है, स्टेटमेंट हमें याद होना चाहिए अच्छे से। यानी स्टेटमेंट हमें क्या बोला उसका मीनिंग हमें समझना है। तो यहाँ पे तो ये फैराडे ने हमें स्टेटमेंट क्या बोला उसने, देखो एकदम इसका सिंपल सा एक लाइन में मेरा आंसर है, मैं बोलने वाला उसका वो एक सिर्फ जो फैराडे फर्स्ट लॉ सिर्फ एक लाइन में मेरे उसका आ जाएगा स्टेटमेंट क्या था। लेकिन फिर भी पहले इसको देख लेते हैं क्या बोलना क्या चाह रहा है। द मास ऑफ गैस डिपॉजिट में कहीं पे जमाना, और द मास ऑफ गैस लिबरेट मींस निकलना एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। पासिंग बीच में थ्रू लिख दो, सॉरी पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ताकि अच्छा लगे देखने में। देखो क्या लिखा है, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और द मास ऑफ गैस लिबरेटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। क्या बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे, देखो जो हम यहाँ पे द मास ऑफ सब्सटेंस मतलब कि मेरे पास मान लो जो ये इलेक्ट्रोड है, ये जो मेरे पास इलेक्ट्रोड है, अब यहाँ पे बोलना क्या जा रहा है कि जितना ज़्यादा मेरे पास मास होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, जो चार्ज होगा ना वो आके बेसिकली क्या होगा इलेक्ट्रोड्स पर डिपॉजिट होगा, मीन वहाँ पे जम जाएगा। एंड मान लो जितना ज़्यादा मेरे पास जो गैस है, जितना ज़्यादा उसका मतलब गैस का जो मास होगा, जितना ज़्यादा गैस का मास होगा सिंपली क्या उतना ज़्यादा मेरे पास गैस इस सॉल्यूशन से निकल लगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। यार क्या बोला कुछ समझ में नहीं है। मैंने बोला फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का सीधा सीधा ये मतलब है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा चार्ज क्या होगा यहाँ पे आके डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स पर, जो भी इलेक्ट्रोड्स होगा वहाँ पे आके डिपॉजिट होगा। उसी को इन लोगों ने बढ़ा चढ़ा
कि यहाँ पे पूरा लैंग्वेज में लिख रखा है। सीधे सीधे मैं ये बोलूँ फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है भैया, तुम जितना ज़्यादा वहाँ पे जितना ज़्यादा तुम मास डालोगे, मीन जितना ज़्यादा तुम कंसंट्रेशन रखोगे सॉल्यूशन में, उतना ज़्यादा जो चार्ज होगा क्या होगा, डिपॉजिट होगा कहाँ पे, इलेक्ट्रोड पे होगा। दैट्स इट, काम नहीं पड़ गया अपना। एक लाइन में बोल सकता हूँ कि अगर मेरे से कोई पूछे कि फैराडे फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या, तो मैं सीधा बोलूँगा जितना ज़्यादा मेरे पास मास अगर मैं सॉल्यूशन के अंदर मैं रखता जाऊँगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, उतना ज़्यादा जो चार्ज होगा क्या होगा, डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा, मीन्स इलेक्ट्रोड पे आना स्टार्ट हो जाएगा। और वही जितना ज़्यादा मेरे पास जो गैस है, उतना जितना ज़्यादा गैस मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर होगा, उतना ज़्यादा गैस क्या होगा मेरे पास बाहर निकल रहा होगा इस इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन के अंदर। बस यही होता है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब ये मन की आंखों में देखो स्टेटमेंट तो देखो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड अगर मान लो एग्जाम में आ गया तो ये तो नहीं वहाँ पे लिखोगे अच्छा जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा चार्ज होगा क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स पे आके जमा हो जाएगा, ऐसा तो लिख के नहीं आएगा। तो स्टैंडर्ड ये पूरा हमें यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हें या तो रटाफिकेशन मार लो या फिर स्टैंडर्ड को 2-3 बार प्रैक्टिस करो तो लर्न हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूँ, इसका मीनिंग है देखो, मीनिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे मीनिंग हमें क्या बोल रहा है। फैराडे फर्स्ट लॉ ने ये बोला कि भैया तुम जितना ज़्यादा तुम इस पर जितना ज़्यादा तुम मास जो चार्ज है उसमें जो जितना ज़्यादा तुम बेसिकली कंसंट्रेशन का जितना ज़्यादा तुम बेसिकली मास रख इसमें यहाँ पे डालते जाओगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, चार्ज जो यहाँ पे आके लिबरेट हो में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। यार इसका मतलब समझ में नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये कंटेनर है, तुम जितना ज़्यादा इसके अंदर मान लो कोई ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, तुम जितना ज़्यादा यहाँ पे कंसंट्रेशन डालोगे, मीन बहुत सारे ZnSO4 मिलाते जा रहा हो, डालते जा रहा हो, उतना ज़्यादा क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड होगा ना वहाँ पे क्या होगा, ये चार्ज होगा बेसिकली वहाँ पे जाकर ज़्यादा डिपॉजिट होगा, मीन वहाँ पे ज़्यादा जाके जमा हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं फैराडे फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब क्या, अगर इसको मन की आंखों में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख लेना अपना लैंग्वेज, या फिर क्या इसको बोलो ओन लैंग्वेज लिख रही है, यहाँ पे लिखना ओन लैंग्वेज, मीन्स हमारे भाषा में क्या है ये ओन लैंग्वेज। सीधा मतलब है जितना ज़्यादा मास को बेसिकली हम कंसंट्रेशन बोल, मीन्स अमाउंट मास बोलो या फिर जितना अमाउंट बोलो, एक ही बात है। जितना ज़्यादा मास और इसको या फिर कंसंट्रेशन बोल दो मास को, या फिर तुम बेसिकली अमाउंट बोल दो इसको अमाउंट। जितना ज़्यादा मास या जितना ज़्यादा मास सॉल्यूशन के अंदर रखूँगा, उतना ज़्यादा चार्ज डिपॉजिट को या फिर जमा लिख दूँ, चलो चलो जमा लिख देता हूँ, जमा होगा इलेक्ट्रोड्स पे। देखो इसी के एक्सटेंशन सेकंड लॉ आने वाला है, इसलिए ध्यान से इसको फर्स्ट लॉ को समझो। यहाँ पे ये बोला जा रहा है भैया तुम जितना ज़्यादा अमाउंट या फिर जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन तुम इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर रखते जाओ। फॉर एग्जांपल ZnSO4 लिया मैंने और एक मग भर के मैंने लिया और मैंने इसके अंदर सिंपली रख दिया। जितना ज़्यादा बेसिकली क्या होगा, जितना ज़्यादा मैं यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर मैं अपना कंसंट्रेशन को डालता जाऊँ। और मान लो एक बकेट लेके एक मग लेके आया और मान लो ZnSO4 लिया और मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। जितना ज़्यादा मैं सॉल्यूशन लेके आऊँगा या फिर जितना ज़्यादा अमाउंट में तुम जितना ज़्यादा अमाउंट बोलो, जितना ज़्यादा मास बोलो, कंसंट्रेशन बोलो, जो तुम लेके आओगे उतना ज़्यादा जो चार्ज होगा ना बेसिकली इलेक्ट्रोड्स पे आके जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उसने सिंपल से ये बोला देखो द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और द मास ऑफ गैस लिबरेटेड, मींस कितने जो मास है वो जो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट मतलब कितने जो मास होगा यहाँ पे डिपॉजिट होगा वो क्या होगा, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और द मास ऑफ गैस लिबरेटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे ये बोला है कि कितना ज़्यादा यहाँ पे चार्ज जो डिपॉजिट होगा वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, जितना ज़्यादा मेरे पास मास है, दैट्स इट। मतलब जो चार्ज है, चार्ज मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मेरे पास मास के। मतलब यहाँ पे बोलेगा जो चार्ज होगा, चार्ज बोलेगा भैया जितना ज़्यादा तुम यहाँ पे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर मिलाओगे उतना ज़्यादा क्या होगा, मैं चार्ज जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाऊँगा किसके पास जाके, इलेक्ट्रोड के पास जाके। दैट्स इट, काम नहीं पड़ गया। इसी को अगर मुझे मैथमेटिकल में दिखाना है तो कैसे होगा देखना ध्यान से। अगर हम इसको मैथमेटिकल लिखाऊंगा तो देखो जो मास है हमें पता है मास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, चार्ज के। ये सिंबल किसको इंडिकेट करता है, योग से पता होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन को। जो मास है भैया यहाँ पे सीधे यहाँ पे बोले तो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और द मास ऑफ गैस लिबरेटेड, मींस अगर मान लो यहाँ लिबरेटेड द मास ऑफ गैस लिबरेटेड का मतलब क्या है, और यहाँ पे जितना ज़्यादा गैस यहाँ पे होगा सोल्यूशन का उतना ज़्यादा गैस क्या होगा बाहर निकल रहा होगा, या फिर जितना ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट में मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का रखूंगा मिलाऊंगा यहाँ पे उतना ज़्यादा क्या होगा, जो चार्जेस होगा क्या होगा इलेक्ट्रोड पे आके जमा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, बेसिकली मास पे। मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा क्या होगा मेरे पास चार्ज डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे। वही देखो लिखा हुआ है जितना ज़्यादा मास बोलो या फिर कंसंट्रेशन बोलो या फिर अमाउंट बोलो, तीनों वर्ड एक ही है, सॉल्यूशन के अंदर रखूंगा उतना ज़्यादा क्या होगा चार्ज जमा होगा किस पे, इलेक्ट्रोड्स पे जाके जमा होगा, दैट्स इट। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्यू। अब हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन को अगर मुझे हटाना है तो सिंपली एक कांस्टेंट को हम लिख आते हैं, तो m इक्वल्स टू बेसिकली क्या होगा ZQ। ये हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ था मैथमेटिकल इक्वेशन, या फिर मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना चाहो इन मैथमेटिकल फॉर्मूला। जो हमारा स्टेटमेंट है उसको अगर मैं मैथमेटिकल लिखना चाहूँ तो कितना m इक्वल टू क्या Z इंटू क्यू है। यार m तो मुझे पता है मास है, अच्छा ठीक है भैया। Q जो बेसिकली वो भी मुझे पता चार्ज है, लेकिन ये तो कांस्टेंट जो Z लेके आ गया ये है क्या यार, Z क्या है, तो Z बेसिकली क्या होता है इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। Z जो बेसिकली है हमारे पास उसको हम बोलते हैं ये कांस्टेंट है, पहली बात तो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटा के है इसलिए कांस्टेंट है। अब इसका नाम क्या है, इसको हम शॉर्ट, इसका नाम होता है ECE।
यार ईसी क्या नाम है यार, ईसी तो मैंने पहली बार सुना, तो देखना ध्यान से, ईसी हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ईसी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब कि जो ईसी है, ईसी हमें क्या स्टैंड करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को बेसिकली स्टैंड कर रहा होता है। मतलब ये जो जेड है, जेड का मतलब जेड जो कांस्टेंट होगा, ठीक है, जो जैसे हमने देखा था वहाँ पे, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था, फोर्स इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर देखा था। जो के होता था, ये क्या होता था, या तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते थे, इसका वैल्यू कितना था 9 × 10⁹। वैसे यहाँ पे जो जेड है, जेड एक तरीके से कांस्टेंट है जिसका नाम क्या हमने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट रख रखा है। एम इक्वल्स टू क्या होता है, जेड, एम इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू। क्यू क्या है, मेरे पास जो चार्ज है, एम क्या है, बेसिकली मास है, जो हमारा फैराडे फर्स्ट होता है। इसी को अगर मुझे मैथमेटिकल फॉर्म में अगर मुझे लिखना हो तो किसी लिख सकते हो, एम इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू, जेड इंटू क्या होता है, क्यू होता है। फैराडे फर्स्ट लॉ अगर किसी ने पूछा क्या होगा, तो सिंपल सा तुम आंसर देना कि जितना ज़्यादा मैं चार्ज बेसिकली वहाँ पे, जितना ज़्यादा चार्ज को बेसिकली मैं सॉल्यूशन के अंदर रखूंगा, उतना ज़्यादा क्या होगा मेरे पास जो चार्ज, उतना ज़्यादा जो चार्ज वो क्या होगा, डिपॉजिट होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स में जाकर डिपॉजिट होगा या फिर जमा हो जाएगा। दैट्स इट। इसी हम कहते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। लेकिन मान लो कोई महान टीचर है, उसने बोला भैया मेरे को तेरा अपना लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं, मुझे एकदम स्टैंडर्ड बता, स्टैंडर्ड का। तो सिंपल सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है, लेकिन उससे पहले समझाना। अगर तुमने सिंपली बोल दिया ना कि स्टैंडर्ड, अगर मान लो किसी ने तुमसे पूछा कि अच्छा बताओ फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का, तुमने सीधे ये बोल दिया, इसको ये स्टेटमेंट बोल दिया वहाँ पे, तो सोचे कि रट के आया बच्चे को समझ में नहीं है, इसलिए पहले एक्सप्लेन करना। उसके बाद जो स्टेटमेंट है ना वो उसके सामने बोलो, पूछे अच्छा इसको और एक्सप्लेन कर सकते हो फर्दर, देन तुम ये स्टेटमेंट बोलोगे तो उसे लगा अच्छा हाँ इसको पूरा प्रॉपर एकदम नॉलेज है। अभी तक हमने क्या क्या देखा था, फैराडे फर्स्ट लॉ का, और मैंने पूरा डिटेल में देख लिया कि फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली क्या बोला जाता है। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमें ये बोल रहा है कि जितना ज़्यादा वहाँ पे अगर मैं कंसंट्रेशन को मिला रहा हूँ, उतना ज़्यादा जो चार्ज होगा बेसिकली क्या होगा, वो वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स पे जाकर जमा होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। इसमें कुछ भी नहीं था, बस इतना याद रखना जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इसके चार्ज से। दैट्स इट। अपना काम यहाँ पे जितना ज़्यादा मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में मास रखूंगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, जो मेरा कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा मेरे पास बेसिकली हाई होगा। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ इसके आगे मैं यहाँ पे बढ़ूँ उससे पहले क्या हो गया, हमारा जो वीडियो था बेसिकली सब एरर हो गया। तो ये सारा हमने बेसिकली लास्ट जो पार्ट हमने देखा था वो हमने एम इक्वल्स टू जेड क्यू तक देखा था। उसके बाद का जो कहानी वो मुझे बताना है, तो ये सब कुछ मैं वापस बता रहा हूँ। एंड ये सब गया हमारा वेस्ट, चलो कोई नहीं, एनीवे जो भी है। तो हमने लास्ट जो अपना अभी जो मैंने देखा था कि 10 मिनट का जो मेरा वो वीडियो बचा हुआ है, उसके अंदर मैंने देखा एम इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू तक, यहाँ तक तो मैं बता दिया। अब उसके आगे क्या इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे देखना है। अब तो एक सेकेंड, ठीक है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ बेसिकली हमें क्या बोलता है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमें बस इतना बोलता है कि भैया तुम जितना ज़्यादा सॉल्यूशन के अंदर मैं कंसंट्रेशन को मिलाऊंगा, उतना ज़्यादा जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोड पे जाके जमा होगा। उसी को हम कहते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज, मतलब कि जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा चार्ज होगा, वो यहाँ पे आके क्या होगा, इलेक्ट्रोड्स पे आके जमा होगा। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ जितना ज़्यादा अगर मेरे पास वहाँ पे गैस जो बेसिकली ज़्यादा अमाउंट में अगर यहाँ पे गैस सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, लिबरेट होगी, उतना ज़्यादा क्या होगा, उस कंपाउंड से बाहर मेरे पास कंटेनर से गैस क्या होगा, निकल होगा। यही हमारे क्या होता है, फैराडे फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा था जो फॉर्मूला मेरे पास निकल गया, एम इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू। यहाँ पे बेसिकली एम क्या था, मास था, जेड क्या है मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो क्यू था, क्यू बेसिकली क्या था, हमारे पास चार्ज था। अब इसी फॉर्मूला को क्या किया इन लोगों ने, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई क्या किया इन लोगों ने, हमें यहाँ पे ये बोला जा रहा है, मेरे पास देखना ध्यान से, ये बेसिकली हमारे पास कंटेनर था। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके इन लोगों ने क्या बनाया, ये बेसिकली हमारे पास एक कंटेनर था, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, एंड ये हमने बैटरी से बेसिकली कनेक्ट कर दिया। वही ये बेसिकली एनोड है मेरे पास, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये बेसिकली क्या हो, कैथोड का। यहाँ तक तो कहानी समझ में। अब इन लोगों ने क्या किया, देखना ध्यान से, इन लोगों ने बोला कि लेटेस्ट से जैसे तुम यहाँ से बैटरी ऑन करते हो, मैंने माना कि कितने टाइम तक, मैंने माना यहाँ से लेटेस्ट से करंट है, मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन, मैं बस 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा इसमें, इस सर्किट में, एंड करंट जो होगा, करंट उसका डायरेक्शन क्या होगा। बस 1 मिनट के लिए सोचना है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, एंड जो मेरे पास जो करंट होगा, जो जैसे मैं बैटरी ऑन करूंगा, भैया जो बैटरी है, बैटरी को जैसे मैं ऑन करूँगा तो उसके अंदर कुछ करंट डेवलप होगा, तो उस करंट का क्या डायरेक्शन होगा, बस मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ। यार क्या पूछ दिया इसने, कुछ रॉकेट साइंस जैसा क्वेश्चन आगे कुछ समझ में नहीं है। मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन का क्या डायरेक्शन होगा, एंड जो करंट होगा ना उसका क्या डायरेक्शन होगा, बस इतना जानना है कि इलेक्ट्रॉन का क्या डायरेक्शन होगा। तो ये देखो कैसे मैं पता चलेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन एनोड से क्या होता है, कैथोड की तरफ जा रहा था। एनोड से कैथोड की तरफ कैसे जा रहा था, क्योंकि हमें पता है एनोड पे क्या हो रहा था, मेरा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने का मतलब देखो, अगर याद नहीं हो तो पाओ, PaO, P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एनोड, C फॉर PaO, O फॉर ऑक्सीडेशन। मीन्स यहाँ पे बेसिकली एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये कैसा होता है, एनोड होता है, एंड इसका नेचर कैसा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से बेसिकली क्या है, जो एनोड है, एनोड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, एंड बेसिकली क्या होता है, कैथोड के पास जाता है। तो मतलब कि यार मैं अगर इसको सर्किट को यहाँ पे बनाऊँ, थोड़ा सा
थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा यार, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तो मेरे को समझ में आ गया कि इस डायरेक्शन में मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करा होगा। अब हमें एक बात पता है कि जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। अब हमें एक बात बताए कि जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है, जस्ट उसके अपोजिट क्या होता है, मेरे करंट का डायरेक्शन होता है। यार ये क्या बोला मैंने, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिस डायरेक्शन में मेरे पास बेसिकली क्या होगा, करंट चल रहा होगा, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है मेरे पास, सॉरी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मेरे पास मूव कर रहा होगा, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करंट चल रहा होगा। मतलब कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन मान लो ये ऐसे ऐसे चल रहा है, तो जो करंट होगा, करंट क्या होगा, जस्ट उसके अपोजिट चलेगा। मीन्स अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट इसके अपोजिट। एंड मान लो अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये रहा, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये। मीन्स हमेशा ये जो इलेक्ट्रॉन और जो करंट का डायरेक्शन था, हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो यहाँ पे यार मुझे समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का अगर ये डायरेक्शन है, तो करंट का मेरे पास डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट। मीन्स इस डायरेक्शन में क्या होगा, मेरे पास करंट दौड़ रहा होगा। जैसे मैं बैटरी को ऑन करूंगा, तो इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास एनोड से कैथोड की तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। वहीं अगर मैं करंट का डायरेक्शन बोलूंगा, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है जस्ट उसके अपोजिट क्या होता है, करंट का हमारा डायरेक्शन होता है। वो जो मेरा करंट है, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट क्या होगा, डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। यार चार्जर का शेडो एक सेकंड आ रहा है, एक सेकंड बीच में लाइन आ रहा होगा ना, तो डिस्टर्ब कर रहा होगा, ठीक है वीडियो में। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि जो हमारा करंट है, करंट का मेरे पास डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन। अगर नहीं पता तो लिख लेना यहाँ पे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो करंट होता है, करंट एंड इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है, हमेशा आपस में क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो वही मैं यहाँ पे लिखूंगा, नोट डाल के एक पॉइंट लिख लो, अगर लिखना चाहता हूँ। अगर पता हो तो वेल एंड गुड, सबसे नहीं पता तो यहाँ पे लिख लेना। डायरेक्शन ऑफ पता होना चाहिए था ये बात, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू, ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस भी डायरेक्शन में चल रहा होगा, उसके अपोजिट क्या होगा, मेरे पास डायरेक्शन में कौन चला होगा, करंट चल रहा होगा। तो मतलब कि यार इस सर्किट में देख के तो मुझे हमें देख के बताओ कि मेरे पास करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, सीधे से इस डायरेक्शन में करंट चल रहा होगा, दौड़ रहा होगा, एंड उसको रिप्रेजेंट किसी के आई से। अब मान लो हमने बैटरी को कुछ टाइम तक लेटे से हमने बैटरी को ऑन रखा। अरे हमेशा थोड़ी ना मैं यहाँ पे करंट सप्लाई करूँगा, नहीं सप्लाई करो। मैंने मान लो कुछ टाइम टी तक मैंने क्या किया, बैटरी को यहाँ पे मैंने चला रखा था। लेट टी टाइम तक, जो टी बेसिकली टी टाइम तक क्या किया मैंने, इस करंट को बेसिकली यहाँ पे जो बैटरी था उसको ऑन रखा, और यहाँ से करंट मेरे पास निकल रहा है। अब मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ, इस सर्किट के अंदर बेसिकली ये जो मेरे पास सर्किट है, इसके अंदर चार्ज कितना होगा। यार चार्ज कितना होगा मतलब मैं यहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने करंट मान लो मेरे पास कुछ मैंने बैटरी ऑन किया, मैंने कुछ टी टाइम के लिए मेरे पास बेसिकली करंट मेरे पास क्या रहा है, दौड़ रहा है। अब मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ, अगर इस टी टाइम में जितना इस सर्किट में अगर करंट दौड़ रहा होगा, इन दैट केस इस सर्किट में चार्ज कितना होगा। नहीं समझ में। मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहीं से फॉर्मूला हमारे पास एक नेक्स्ट डेराइव होकर आने वाला है। मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये सर्किट है, अगर इस सर्किट में टी टाइम के लिए अगर टी टाइम मान लो कुछ 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, मुझे नहीं पता कितने टाइम के लिए, इसलिए मैंने टी सेकंड मान लिया। क्वेश्चन में हमें गिवन होता है कि 2 सेकंड के लिए दौड़ रहा था करंट, 4 सेकंड के लिए दौड़ रहा था, 10 सेकंड के लिए। हमेशा तो मैं बैटरी को ऑन करके रखूंगा नहीं, कुछ टाइम के लिए हम बैटरी को ऑन करके रखूंगा, तभी तो जाके यहाँ पे करंट डेवलप होगा। तो यहाँ पे अगर मान लो लेटर से मैं टी टाइम के लिए अगर मैं यहाँ पे करंट को अगर मैं दौड़ाता हूँ, इन दैट केस इस टी टाइम के अंदर इस सर्किट के अंदर चार्ज कितना होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। यार चार्ज कैसे निकाले, तो उसको निकालने का सीधा सीधा तरीका देखना चाहते हैं। करंट जो होता है, करंट किसके इक्वल होता है, बस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट का फॉर्मूला होता है I=Q/T। यार ये क्या लिख दिया, करंट का बचपन से, अगर ये फॉर्मा अगर याद हो, बचपन में पढ़ा हो करंट का I=Q/T 10th क्लास में, कि अगर ये हमें पढ़ाया जाता है कि जो करंट होता है, करंट किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के इक्वल होता है। मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मींस Q/T के इक्वल होता है। अगर मैं इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ से मुझे Q का वैल्यू कितना मिल गया, I इंटू कितना हो गया T, मल्टीप्लाई कर दो, या फिर जैसे लिखना Q कितना हो गया I/T। तो यहाँ से मुझे ये पता चला एट टी टाइम for t time the charge flow through circuit is मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कितना फ्लो किया होगा चार्ज, Q=IT। देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला डेराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई स्मॉल आई को कैपिटल आई को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे फॉर्मूला एक दूसरी जो फैराडे फर्स्ट लॉ था, ये तो हमारा मेन फॉर्मूला था, ये तो एक तरीके से मेन फॉर्मूला है, इसका नाम दिया फर्स्ट, ये हमारा मेन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत कम यूज करते हैं, जहाँ पे मेरे पास चार्ज प्रेजेंट होता है, मैं बताऊंगा कब यूज करते हैं, बहुत कम यूज। लेकिन इसका जो डेराइव वाला जो पोर्शन है, उस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा हमें यूज करना होता है, इसलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूले को डेराइव कर रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन पता है किस देगा, बोले करंट जो है वो मान लो यहाँ से सर्किट में 10 एम्पियर मेरे पास फ्लो कर रहा है, और 10 कितने सेकंड के लिए, मान लो कि उसने बोले 20 सेकंड 30 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है। इन दैट केस में पूछेगा कि बताओ कि इसमें कितना मेरे पास मास जो होगा वो यहाँ पे आके लिबरेट होगा। वो किस टाइप का क्वेश्चन देगा वो हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए हम इतना समझना है कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे जो करंट है, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट होता है। इन दैट केस अगर टी टाइम के लिए अगर मेरे पास करंट लेटर से यहाँ से आई फ्लो हुआ, इन दैट केस पे पूरे जो सर्किट है उस पर चार्ज कितना होगा, Q=I/T। तो यही मैंने लिखा। अब सिंपली कुछ मत करो, जो Q=I/T है ना, इसको लेके जाओ और फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ Q=
पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इक्वल्स टू आई टी इन इक्वेशन, लेटेस्ट इक्वेशन 1 दे दो, इन इक्वेशन 1 या फिर फॉर्मुला लिख दो। तो एम इक्वल टू कितना हो गया जेड, क्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा आई, कैपिटल आई लिखो या फिर स्मॉल आई लिखो, जो मर्जी वो लिख सकते हो। चलो कैपिटल आई लिख देते, कैपिटल आई इंटू टाइम। ये बेसिकली हमारा फैराडे का सेकंड फॉर्मा यहाँ से डराइव है। तो यहाँ पे जेड क्या होता है ये हमें पता है, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट होता है। आई बेसिकली क्या है यहाँ पे करंट है, आई क्या है यहाँ पे करंट, करंट कैसे यूनिट क्या होता है एम्पियर, याद रखना करंट कैसे यूनिट क्या होता है एम्पियर, एंड इसको डिनोट किसी किया जाता है ए से। टी बेसिकली यहाँ पे क्या है, टी हमें रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को, एंड इसका ऐसे यूनिट हमेशा किस में लेना है सेकंड में, हमेशा याद रखना टाइम को हमेशा मुझे सेकंड में लेना है। अगर मुझे मिनट में गिवन होगा तो मिनट को बेसिकली मैं क्या करूँगा सेकंड के अंदर कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने देखा जो फैराडे फर्स्ट लॉ था उसका जो फॉर्मुला था, ये देखो एकदम एम इक्वल टू जेड इंटू क्यू, इस फॉर्मुले को सिंपली मैंने इस फॉर्मुले के अंदर डराइव कर दिया। अब मन में ये सवाल आएगा यार एकदम सिंपल सा ये तो फॉर्मुला तो था ही मेरे पास, अब इसको डराइव करने का क्या माथा मंजिएगा। तो माथा मंजी यहाँ पे ये है कि जैसे यहाँ पे फैराडे का जो फॉर्मुला था एकदम करेक्ट था, लेकिन हुआ क्या यहाँ पे जैसे ही मैं बैटरी को ऑन करता हूँ, बैटरी जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो ये मान लो यहाँ पे करंट दौड़ना स्टार्ट कर, कितना करंट दौड़ा कुछ टाइम के लिए, लेटे से मैंने माना कि 10 सेकंड के लिए मैंने यहाँ पे करंट को दौड़ाया, एंड लेटे से करंट मान लो कि 40 एम्पियर दे दिया, 50 एम्पियर यहाँ पे करंट फ्लो होगा। इन दैट केस अगर मैं पूछूँ कितना चार्ज यहाँ पे जाके लिबरेटेड होगा तो किससे निकाल सकते हो, आई इंटू टू करके सिंपली निकल जाएगा। नहीं समझ में, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरे पास कोई सर्किट है, यहाँ बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस लेटर से यहाँ पे मैंने करंट दौड़ाया 20 एम्पियर करंट दौड़ाया, मीन्स मैंने बैटरी ऑन किया तो मैंने 20 एम्पियर तक करंट को जाने दिया। कितने टाइम तक यहाँ पे करंट को फ्लो होने दिया, लेटर से 10 सेकंड के लिए फ्लो होने दिया। अब किसी ने पूछा तुम पे, अब बताओ यहाँ पे जब करंट मेरे पास 10 एम्पियर यहाँ से फ्लो कर रहा है, टाइम बेसिकली यहाँ पे 10 सेकंड, अगर मेरे पास 10 सेकंड तक मैं इसको बेसिकली क्या करूँ करंट को ऑन रख रहा हूँ। इन दैट केस जो मेरे पास सर्किट है इस पर चार्ज कितना हो तो सिंपली क्या करो क्यू इक्वल टू क्या लिखो आई इंटू टी, आई की वैल्यू कितना है 20, टाइम कितना होगा बेसिकली 10, तो 20 इंटू 10 कर दो कितना होगा 200 कूलम। दैट्स इट, मीन्स इस सर्किट पर बेसिकली टोटल चार्ज कितना होगा 200 कूलम होगा। मतलब मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे ये फॉर्मुला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आगे यूज होने वाला है। ये वाला फॉर्मुला अगर ये भूल भी जाए, देखो भूलना तो दोनों में से कोई भी नहीं, क्योंकि अगर ये फॉर्मुला भूल गया तो ये फॉर्मुला डराइव नहीं कर पाओगे। तो दोनों फॉर्मुला बेसिकली हमारे इंपॉर्टेंट, बट क्वेश्चन में जो होगा ये वाला जो मैंने यहाँ ये जो एम इक्वल टू जेड आई टी है ना, बेसिकली इस फॉर्मुले को हम ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर हमें यूज करेंगे। पहला पॉइंट तो हमें क्लियर होगा यार ये आई इंटू टी लाने का मकसद क्या है। आई इंटू टी लाने का मकसद यहाँ पे क्यू की जगह रिप्लेस क्यों किया हमने आई इंटू टी के, इसलिए रिप्लेस किया कि जो मेरा सर्किट होगा, सर्किट में जैसे मैं बैटरी को ऑन करूंगा तो बैटरी को ऑन करूंगा तो कुछ का मेरे पास करंट दौड़ेगा, करंट फ्लो कितना करंट फ्लो होगा वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अब कितने टाइम तक फ्लो होगा, मान लो 10 सेकंड तक मैंने बैटरी को ऑन रखा, 20 सेकंड तक ऑन रखा, 1 मिनट के लिए रखा, या फिर 1 घंटे तक मैंने बैटरी को ऑन रखा। इन दैट केस उस सर्किट पे, ये जो सर्किट है इस पर कितना टोटल चार्ज होगा, अगर मुझे वो फाइंड आउट करना तो सिंपली क्यू इक्वल टू आई इंटू टी से फाइंड आउट करूंगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्यू की जगह यहाँ पे रिप्लेस किया। कैसे इस फॉर्मुला का यूज किया जाएगा पूरा डिटेल में हम देखने वाला है, बट फिलहाल के लिए हम इतना समझना है कि ये फॉर्मुला क्या है और इसका मीनिंग हमें अच्छे से पता होना चाहिए। आई होप ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। तो यहाँ पे फैराडे का जो फॉर्मुला था उसको हमने डेराइव करके इस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। करता हूँ ये फॉर्मुला समझ में आ गया होगा। देखो फॉर्मुला आने का सीधे सीधे ये मकसद है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉइस लोगा तो कोशिश करना, अभी देखो थोड़ा सा वॉइस लोगा तो कोशिश करना उसको समझने का, बट यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस फॉर्मुला मेरे पास क्यों आया। फॉर्मुला एम इक्वल टू जेड आई टी इसलिए आया बिकॉज हमें पता है कि जब मैं अगर मान लो बैटरी को ऑन किया तो कुछ करंट मेरे पास फ्लो होगा। अब करंट फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो का मान लो लेटर से 20 एम्पियर 40 एम्पियर फ्लो होगा, कितने टाइम तक फ्लो होगा, मान लो 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 3 घंटे तक। एंड किसी ने एक बार मेरे से पूछ लिया कि अच्छा ये बता मेरे को कि इस दौरान जब ये तू करंट फ्लो कर रहा है एंड मान लो कि करंट तूने फ्लो किया, मैंने बिल्कुल सही। अब करंट फ्लो कर रहा है कितने टाइम के लिए, मान लो 10 सेकंड के लिए मैंने फ्लो किया। अब ये किसी ने मुझसे पूछा ये बताओ इन दैट इस केस के मींस अभी जो हो रहा है मेरा इस सिचुएशन के अंदर इस सर्किट के अंदर कितना चार्ज होगा, तो मैं सिंपली क्या करूंगा आई इंटू टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं बोलूंगा ले इतना देर पास चार्ज होगा। किसी ने मेरे से पूछ लिया कि ये मेरे पास सर्किट है, बस जनरल बता रहा हूँ क्यों हमने इसको यूज किया। ये हमारा कोई सर्किट है, ठीक है, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे बैटरी से जैसे ऑन करूंगा लेटर से मैंने 10 सेकंड के लिए 10 सेकंड तक मैंने क्या किया बैटरी को ऑन रखा एंड लेटर से यहाँ से करंट जो फ्लो हुआ मान लो कि 20 या फिर 40 एम्पियर क्या हो करंट फ्लो हुआ। अब किसी ने पूछा इन दैट केस जब 40 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा था कितने टाइम के लिए 10 सेकंड के लिए, इन दैट केस इस जो सर्किट है इस पर कितना मेरे पास जो चार्ज जो बेसिकली होगा वो होगा प्रेजेंट। तो सिंपली क्या करो क्यू इक्वल टू क्या करोगे आई इंटू टी, आई तुम्हें गिवन है कितना 40, टाइम तुम्हें गिवन है कितना 10, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 400 कूलम। दैट्स इट, काम नहीं पड़ गया। मतलब कि यार ये बहुत काम का फॉर्मुला क्यू इक्वल टू आई इंटू टी कैसे आया, देखो करंट कैसे ये फॉर्मुला डराइव हुआ, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी कैसे आया। हमें पता है जो करंट होता है करंट का फॉर्मुला क्या होता है क्यू अपॉन टी होता है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यू का वैल्यू मुझे मिले आई इंटू टी, तो यहाँ से ये फॉर्मुला आता है, सिंपली मैंने यहाँ पे पुट किया। मतलब कि यहाँ पे ये कोई सर्किट है, अगर सर्किट में अगर मैं करंट को फ्लो कर रहा हूँ, करंट को फ्लो करूंगा कुछ टाइम के लिए एंड इस सिचुएशन के अंदर मेरे पास कितना ज्यादा चार्ज होगा जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा इस पूरे सर्किट के अंदर, वो किससे निकाल सकता हूँ क्यू इक्वल टू आई इंटू टी से निकाल सकता हूँ। कैसे इसका यूज करके अभी क्वेश्चन के अंदर हमें समझना है। तो ये आई होप तो सेकंड फॉर्मुला समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे ना हमें थोड़ा सा पोस्टमार्टम करना है किसका जेड, जो हमारा जेड होता था। जेड बेसिकली क्या होता था हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट होता था। स्पेलिंग देख लेना जो भी, जो हमारा जेड है या फिर ट्रिपल ई बोल दो इलेक्ट्रोकेमिकल
कॉन्स्टेंट तो नहीं बोल सकता, मैं इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ट्रिपल ई बोल दो। अभी जेड है ना, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें लेना पड़ेगा। जेड जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इसके बारे में थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं नाउ। इस फॉर देखो हमारे पास तीन फॉर्मूला आएगा, पहला तो एम इक्वल टू जेड इंटू क्यू, इसको मॉडिफाई करके मैंने ये बनाया। अब इसको भी हमने मॉडिफाई करके तीसरा जो हमने फॉर्मूला बनाया। अब लग रहा है यार ये फॉर्मूले इतने आ क्यों रहे, कुछ नहीं, उस टाइम उन लोगों के पास कोई टाइम होता नहीं था, क्या करते एक ही फॉर्मूले को लेकर उसके पीछे पोस्ट में पागल हो जाते थे। अच्छा मैं इसको अगर इसकी जगह मैं ये रखूंगा तो क्या होगा, इसकी जगह मैं वो रखूंगा तो रखूंगा, तो बेसिकली क्या करते थे लोग, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते जाते थे। अगर गलती से भी सक्सेस हो जाता सिंपली क्या करते फॉर्मूले को डेराइव किया जाता, वही हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, ये जेड है ना, इसको थोड़ा सा मैं पोस्टमार्टम करूँ, इसका थोड़ा सा हमें डिटेल के अंदर जाना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करना है। क्या बात करना है वो हम देखते हैं नाउ। we will now we will discuss more about मोर, या फिर लर्न लिख लो, नाउ वी लर्न, या फिर डिस्कस ही ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस मोर अबाउट ट्रिपल ई। ट्रिपल ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड इसको वो सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एंड इसको रिप्रेजेंट किसी केस जेड से। अब हमें बेसिकली देखना जो ट्रिपल ई सी है ना, उसको बेसिकली यहाँ पे हमें थोड़ा सा यहाँ पे पोस्टमार्टम करना है। पोस्टमार्टम मतलब कि थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ना है। तो देखो हमें पता है जेड जो होता है वो क्या होता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। अब इन लोगों ने साइंटिस्ट है कि जेड का एक फॉर्मुला दे दिया, इन लोगों ने जेड जो होता है वो किसके होता है, ई डिवाइड बाय एफ। ये सब एक्सपेरिमेंटली आया वो जो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मुला बेसिकली डराइव हो गया जेड का, जेड इक्वल टू बोला गया ई डिवाइड बाय एफ। अब यार यहाँ पे ई क्या है, सबसे पहले तो ई को देखते हैं। ई बेसिकली होता है हमारा ई जो मेरे पास होता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। इक्विवेलेंट वेट बस लिखते जाओ एक बार। एफ जो बेसिकली होता है क्या होता है उसका फैराडे कॉन्स्टेंट। अब फैराडे कॉन्स्टेंट क्या होता है फटाफट बताओ। फैराडे कॉन्स्टेंट, फैराडे कांस्टेंट हमें बोलता है क्या होता है, क्या इसका पहले तो डेफिनेशन बताओ। फैराडे कांस्टेंट होता क्या है, फैराडे कांस्टेंट हमें बोलता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली, उसका वैल्यू कितना होता है 96,500। अगर एग्जाम में नहीं गिवन हो तो याद होना चाहिए कि हमें फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है 96,500। अब ये देखो फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, तो फैराडे कांस्टेंट हमें बेसिकली क्या बोलता है, एक मोल पे बेसिकली कितना चार्ज होगा बोलता है। एक मोल समझते हो, एक मोल में कितना पार्टिकल, एक मोल लगा यार इतना छोटा सा नहीं, एक मोल में भैया पार्टिकल होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। मीन्स एक एवोगैड्रो, इसको हम क्या होता है एवोगैड्रोस नंबर भी बोला जाता है, एनए से इंडिकेट करते हैं। मीन्स एक मोल के समझो 6.023 10 की पावर 23 भैया लैक्स मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस पता नहीं कितना, एक मोल के अंदर जितना मेरे पास चार्ज प्रेजेंट होता है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट से हमें इंडिकेट किया जाता है। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली किसके इक्वल होता है, फैराडे कांस्टेंट के हमारे पास इक्वल होता है। कोई पूछे यार फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, तो फैराडे कांस्टेंट को मैं सीधे सीधे बोलूंगा एक मोल पे बेसिकली जितना चार्ज मेरे पास प्रेजेंट होता है उससे हम क्या बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट बोलते हैं। एंड एक मोल पे कितना चार्ज प्रेजेंट होता है 96,500 कूलम बेसिकली प्रेजेंट होता है। चलो यार एफ के बारे में तो समझ में आ गया। अब यार यहाँ पे ई, यार इक्विवेलेंट वेट है क्या मेरे पास, इक्विवेलेंट वेट सुना नाम है। मोल कंसेप्ट में अगर थोड़ा बहुत कहीं अगर सुनाओ गलती गलती से भी कहीं पे, इक्विवेलेंट वेट बेसिकली होता है क्या, मोल कंसेप्ट से हमारे पास टर्म आया हुआ है। सॉल्यूशन के अंदर भी हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना है, उतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना होता है। बट इक्विवेलेंट वेट बेसिकली हमारे पास होता क्या है, तब सबसे पहले मैं इक्विवेलेंट वेट के बारे में बता देता हूँ। इक्विवेलेंट वेट जो होता है हमारे पास वो हमारे पास इक्वल होता है मोलर मास डिवाइड बाय एक्स। इसका ये फॉर्मूला है मोलर मास डिवाइड बाय एक्स। जो भी मैं डब्बे के अंदर फॉर्मूला लिख रहा हूँ सारे हमारे इंपॉर्टेंट है। तो इक्विवेलेंट मास वेट जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है मेरा मोलर मास डिवाइड बाय एक्स। यार सबसे पहले तो मुझे बताइए मोलर मास क्या है, फिर उसके बाद हम चलेंगे एक्स में। तो यार मोलर मास बेसिकली क्या होता है, कोई भी एटम होता है, कोई भी एलिमेंट है, उसका बेसिकली जो हम एटॉमिक नंबर होता है एनिक होता है मोलर मास। मतलब कि जैसे कोई पूछे अच्छा ऑक्सीजन का बताओ कि मोलर मास कितना होगा 16 होगा, नाइट्रोजन का बताओ कि मोलर मास कितना होता है हमारा 20, देखो नाइट्रोजन कितना होता है 14 होता है हमारे पास होता है ना लिखा पीरियोडिक टेबल कहाँ, एक सेकंड यहीं पे होगा कहीं पीरियोडिक टेबल है। तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पे ये तो हमें गिवन है 1 2 3, जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2, ये सब तो एटॉमिक नंबर गिवन है। लेकिन मोलर मास हमें ऐसे गिवन होता है, देखना अगर मुझे मोलर मास को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं, जैसे मान लो कि हीलियम है 2He4, ये जो होता है ये नीचे वाला नंबर किसको इंडिकेट कर होता है एटॉमिक नंबर को। मीन्स हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 होता है। एंड ये जो ऊपर वाला जो नंबर होता है बेसिकली हमें बताता है मोलर मास, कि मोलर मास बेसिकली कितना है, हीलियम का कितना होगा 4 का। इसी तरीके से हर एक एलिमेंट का कितना मोलर मास होता है। जैसे ऑक्सीजन का ले जाओगे तो 16 होगा, अगर ऑक्सीजन का लिखना चाहो तो कितना 8 एटॉमिक नंबर होता है एंड मोलर मास कितना 16। नाइट्रोजन का लिखना चाहो तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 एंड मोलर मास कितना 40। इसको याद कर लेना पीरियोडिक टेबल से देखिए कि एटॉमिक मास एंड मोलर मास कुछ 1 से लेकर ज़्यादा नहीं 1 से लेकर 30 तक याद कर लेना इनफ है। वैसे क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होता है कि एटॉमिक मोलर मास या फिर एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज दिस, ठीक है। तो हमारे पास मोलर मास क्या होता है, कोई भी मेरे पास एलिमेंट्स होता है उसका हमारे पास मोलर मास, जैसे हाइड्रोजन का कितना हो गया 1 हो गया, हीलियम का कितना होता है हमारा हीलियम 4 हो गया। जैसे जब मेरे पास बात करूँ कि नाइट्रोजन कितना होता है बेसिकली 14 हो गया। अगर मैं बात करूँ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 एंड मोलर मास कितना 8। इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबका क्या होता है हमारा मोलर मास होता है। मोलर मास को हमेशा याद रखना, ऊपर हमें लिखा जाता है, नीचे बेसिकली किसको लिखा जाता है एटॉमिक नंबर को। तो मोलर मास का हमें तो बचपन से पता है कि मोलर मास कोई भी एलिमेंट होता है उसका मोलर मास हमें कैसे होता है वो 1 से लेकर 30 तक याद करना इनफ है। वैसे याद करने का जरूरत भी नहीं, हमें क्वेश्चन में हमेशा
मोलर मास में प्रेजेंट होता है। अगर छोटा मोटा एलिमेंट होगा उसका प्रेजेंट नहीं होगा, कोई बड़ा एलिमेंट है जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जैसे कॉपर दे देगा, जैसे लेटेस्ट से मान लो कि एरेसेनिक दे दे, कुछ भी अगर दे देगा, इन दैट केस उसका क्या होगा, तुम्हें मोलर मास वहाँ पे श्योर गिवन होगा। अब यहाँ पे मोलर मास का नाम तो ठीक है, समझ में आ गया कि कोई भी एलिमेंट होता है उसका हमारे पास मोलर मास होता है। क्या होता है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर मैं 1 से लेकर 30 तक याद कर लेना इनफ है। जैसे पोटेशियम का पूछू कितना होता है यार, याद ही नहीं है, तो एक बार 1 से लेकर 30 तक मोलर मास याद कर लेना इनफ है। अब यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स यार, ये एक्स यहाँ पे है तो है क्या, पहली बार हमने देखा ये एक्स, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे एक्स तो है क्या, तो सबसे पहले जो एक्स होता है ना, बेसिकली बार बार बोलो है तो है क्या, तो एक्स बेसिकली जो होता है हमारे पास यहाँ पे तो नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, याद करो वहाँ पे एन था, एन हमने कुछ वहाँ पे पढ़ा था। यहाँ पे उन्होंने बहुत कचरा मचा, बट कोशिश करना इसको समझने का। यार मेरा वॉइस तेज क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकंड, बारी सा लग रहा हो, ठीक है। एनीवेज बट कोशिश करना समझने का। यहाँ पे जो याद करो एन जो हमने वहाँ पे पढ़ा था, एन बेसिकली हमें क्या होता था वहाँ पे नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब कि दोनों रिएक्शन के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांसफर यहाँ से वहाँ, और वही हम वहाँ पे एन होता था। यहाँ पे एन ना बोल के हम सिंपली क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। एक्स भी वही होगा, नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नेट इलेक्ट्रॉन नेट। देखो लग रहा होगा स्टार्टिंग में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा, बट कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं, एकदम सिंपल सा है। अभी बस फर्स्ट टाइम में तो देखते जो देखना एकदम सिंपल सा। यहाँ पर हमारे पास 3 फॉर्मूले आने वाले, बस को अच्छे समझ लो, पूरा हर एक क्वेश्चन गारंटी देता हूँ, हर एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो यहाँ पे बेसिकली एक्स क्या होता है, नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इक्विवेलेंट वेट बेसिकली किसके निकलता है, मोलर मास डिवाइड बाय एक्स से हम निकाला जाता है, हमेशा याद रखना। देखो एम इक्वल टू जेड आई टी होता है। अब हमने जेड के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में थोड़ा सा हमने पोस्टमार्टम किया हो, तो जेड इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ई डिवाइड बाय एफ। ई बेसिकली क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय हमारा फैराडे कांस्टेंट। तो इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, मोलर मास डिवाइड बाय एक्स। तो हमारे पास जो फाइनली जो फॉर्मूला निकल के एम का, वो निकल के है बस जेड की जगह मैं लिख सकता हूँ ई डिवाइड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय टी। ये फाइनली हमारा थर्ड फॉर्मूला निकल के आया। यहाँ पे ई इंडिकेट क्या कर रहा है, इक्विवेलेंट वेट। एफ इंडिकेट कर रहा है फैराडे कांस्टेंट को। आई क्या इंडिकेट कर करंट। टी इंडिकेट कर टाइम। टाइम हमेशा देखना सेकंड के अंदर हमें लिखना है। मैं वहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ। अगर मिनट में दिया होगा तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना, अगर आर में दिया होगा तो आर को बेसिकली मिनट, फिर मिनट को सेकंड में हमें कन्वर्ट करोगा। कैसे करते हो सब देख लेंगे यहाँ पे। तो टाइम हमेशा किस में होना चाहिए, सेकंड के अंदर, सेकंड। करंट बेसिकली किस में होना चाहिए, एम्पियर के, एम्पियर। एंड बस बाकी ये तो मेरे पास कांस्टेंट रहेगा। देखो ई क्या, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को कैसे निकालते हैं, मोलर मास डिवाइड बाय एक्स। क्वेश्चन के तरह पूरा इसका एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं, बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि जो फॉर्मूला है उसका हमें अच्छे से मीनिंग बताओ। तो यहाँ पे हमने 3 बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा। पहला देखा एम इक्वल टू जेड इंटू क्यू, उसको मॉडिफाई करके हमने एम इक्वल टू जेड आई टी बनाया। फिर जो इलेक्ट्रो इक्विवेलेंट जो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट था, उसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर जेड इक्वल टू ई डिवाइड बाय एफ होता है। ये कैसे आया, अब मेरी फॉर्मूला दिमाग में आ रहा होगा कि ये बेसिकली ये सारे फॉर्मूले हमारे पास आए तो आए कैसे। तो ये सारे फॉर्मूले अब हमारा देखो एक्सपेरिमेंटल किया, एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करके सिंपली क्या है, यहाँ पे ये फॉर्मूला बना गया। ई क्या होता है हमारा, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मोलर मास डिवाइड बाय एक्स। मोलर मास क्या होता है, आई होप सो पता चल गया। एक्स क्या होता है, नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितना इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक से एक, जैसे वहाँ पे एन होता था सेम, देखो जैसे वहाँ पे एन होता था ना, सेम वही काम किसका यहाँ पे एक्स है। एक्स का भी वही होगा, नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ गए उसको हमें कौन इंडिकेट करता है, एन हमारे पास यहाँ पे इंडिकेट करता है। तो आई होप सो ये तीनों फॉर्मूला यहाँ पे समझ में आ गया हो कि हमारे पास ये 3 फॉर्मूला हमारे पास कैसे, अब इसका यूज कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखो 3 कौन से फॉर्मूले हमारे पास इंपॉर्टेंट है। एक तो एम इक्वल टू जेड इंटू क्यू, फिर एम इक्वल टू जेड आई टी, एंड दोस्त फाइनली जो फॉर्मूला है एम इक्वल टू ई अपॉन एफ इंटू आई इंटू डी। यहाँ पे तीनों का हमें हर एक वर्ड का यहाँ पे मीनिंग पता होना चाहिए। ई इंडिकेट क्या कर रहा है, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, मोलर मास डिवाइड बाय एक्स में क्या था, इक्विवेलेंट वेट को निकाला जाता है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला तो हमने देख लिया। अब बेसिकली अगर मैं इसको समराइज करूँ तो मेरे पास 3 फॉर्मूले, एम इक्वल टू जेड इंटू क्यू पहला, यहाँ से बना बेसिकली एम इक्वल टू जेड, क्यू की जगह मैंने सिंपली क्या लिख दिया, आई इंटू टी। अब यहाँ से बेसिकली एक और फॉर्मूला बना एम, जेड की जगह लिख दिया मैंने ई डिवाइड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय बेसिकली मेरे पास आई मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया टी। ई बेसिकली क्या होता है, इक्विवेलेंट कांस्टेंट। एफ बेसिकली होता है फैराडे कांस्टेंट। ये बेसिकली हमारे पास अगर मैं सीक्वेंस से याद करूँ तो ये हमारे पास 3 बेसिकली फॉर्मूला आता है। कब कैसे इसको यूज हमें करना है वो हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। ये पॉइंट हमें क्लियर। अब यहाँ पे ये तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे बेसिकली फैराडे फर्स्ट लॉ के बारे में पूरा थ्योरेटिकल हमने देख लिया, मैथमेटिकल इसको कैसे लिखा जाता है वो भी हमने पूरा डिटेल में देख लिया। तो यहाँ पे फैराडे फर्स्ट लॉ हम यहाँ पे कंप्लीट बोल सकते हैं अपना हो चुका है। अब इस पर देखना है हमें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फैराडे लॉ के किस टाइप से हमारा क्वेश्चन बनाया जाता है, जो हमने अभी फॉर्मूला देखो उसको कैसे हमारा यूज किया जाता है वो सब कुछ हमें देखना है। लेकिन उससे पहले ना हमें यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे हमें सीखना पड़ेगा। कंसेप्ट हमें बेसिकली क्या होगा, ये कोई भी देखो अगर कोई भी एलिमेंट है उसका अगर तुम्हें सिंगल एलिमेंट गिर उसका चार्ज निकालना तो वो तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंपाउंड हो, कंपाउंड के अंदर मान लो किसी एलिमेंट का, मैं बोलूँ कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का इस कंपाउंड के अंदर क्या चार्ज होगा, वो क्या वो निकाल सकते हो। यार क्या बोल दिया यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो BaSO4 मेरे पास ये कोई कंपाउंड है, मैंने यहाँ पे ये पूछा, मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ जो सल्फर है, सल्फर पे इस कंपाउंड पे क्या कितना चार्ज होगा बता सकते हो। यार क्या बोल दिया नहीं समझ। मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रहा हूँ BaSO4 है, ठीक है, ये कंपाउंड है। अब मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ जो ये सल्फर है
जो यहाँ पे जो सल्फर है, सल्फर पे बेसिकली क्या चार्ज होगा इस कंपाउंड के अंदर, BaSO4 के अंदर जो मेरे पास सल्फर है उसका क्या चार्ज होगा इस कंपाउंड के अंदर। यार कैसे निकालेंगे, तो इसी कंसेप्ट को हम छोटा सा एक कंसेप्ट जो हमें 11th में सिखाया जाता है ऑक्सीडेशन, मतलब हाइड्रोक्सी रिएक्शन के अंदर, मतलब छोटा सा कंसेप्ट बेसिकली चार्ज बोलो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, एक ही बात होता है हमारे पास। तो कैसे निकाला जाता है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। मीन्स हमारे पास कोई भी कंपाउंड हो, कंपाउंड के अंदर में अगर कोई भी कंपाउंड हो, उस कंपाउंड के अंदर कोई भी एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर मैं सेलेक्ट करूँ और मैं बोलूँ इस पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना चार्ज होगा इस कंपाउंड के अंदर, कैसे निकाला जाए, तो वो यहाँ पे हम सीखना। क्यों क्यों यहाँ पे क्यों ऐसा क्या जरूरत पड़ गई जो हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट उसका चार्ज निकालना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि जो हमारा फैराडे लॉ है, जो फैराडे के जितने भी क्वेश्चन आने वाले वहाँ पे यही होगा कि हमारे पास कोई कंपाउंड होगा तो हमें खुद से प्रेडिक्ट करना पड़ेगा उस कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का कितना चार्ज होगा, हमें खुद से यहाँ पे सोचना पड़ेगा। कैसे उसको सोचेंगे, इससे पहले मैं चाहता हूँ वहाँ पे प्रॉब्लम है, उससे पहले हम यहाँ पे फटाफट 10-15 मिनट के अंदर फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं कि कोई भी कंपाउंड गिवन हो, इन दैट केस उस कंपाउंड के अंदर कोई भी अगर एलिमेंट हो उसका अगर मुझे चार्ज निकालना तो कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पे सीखते हैं। तो हमारे पास ये एक तरीके से सब टॉपिक है, मैं टॉपिक से यहाँ पे हट रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे बेसिक कुछ बता दूँ। तो यहाँ पे टॉपिक है हाउ टू फाइंड द चार्ज ऑफ any element in the given compound, any element in the given compound। कोई भी मान लो मेरे पास कंपाउंड गिवन है, ये हमारे पास ये टॉपिक है। मीन्स यहाँ से मैं हट के आ रहा हूँ, यहाँ पे क्यों आ रहा हूँ, बिकॉज हमारे फैराडे जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना वहाँ पे तुम्हें सिंपली कंपाउंड देगा, उस कंपाउंड पे तुम्हें खुद से प्रेडिक्ट करना पड़ेगा उसको चार्ज क्या होगा उस कंपाउंड का, तो वो हमें सोचना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे पहले ही बता दूँ कि कोई भी कंपाउंड उसे कैसे निकाला जाता है। अगर यहाँ पे हमने सीख लेना अच्छे से तो आगे हमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है कि कोई भी कंपाउंड गिवन हो, इन दैट केस उस कंपाउंड के अंदर कोई भी एलिमेंट का अगर मुझे चार्ज निकालना हो तो कैसे निकाला जाए, तो वो हम यहाँ पे सीख लेते हैं। अगर आता हो तो वेल एंड गुड, थम्स अप की बात, अगर नहीं आता तो यहाँ पे देख लेना है हमें। तो ये स्टार्ट करते कैसे, तो बेसिकली देखो क्या हमें बोला जाता है यहाँ पे एक छोटा सा एक रूल है, बोलूँ या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलूँ, एक ही बात होता है। मैं यहाँ पे देता हूँ फॉर फाइंडिंग द चार्ज वी यूज ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोला जाता है इसको, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हैं इसको, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकता हूँ बेसिकली। मतलब कि कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड के ऊपर अगर मैं कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो इन दैट उसका मेरे को चार्ज निकालना है तो मैं चार्ज बोलूँ, ऑक्सीडेशन नंबर बोलूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलूँ, तीनों क्या होता है बस सेम ही बात, वही मिलेगा। फॉर फाइंडिंग द चार्ज वी यूज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर चार्ज बोलो, एक ही बात होता है। मीन्स कोई भी कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसे कुछ गिवन A2 B2 C3 D4 ऐसे मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, ऐसे मैंने ले लिया। अब किसी ने बोला, मैं ऐसी बस बता रहा हूँ, अगर मान लो ये कंपाउंड में किसी ने मुझसे ये पूछा कि जो डी है, अच्छा ये बता दे इस कंपाउंड के अंदर जो डी है मेरे पास, उस डी एलिमेंट पर क्या चार्ज होगा मेरे पास इस कंपाउंड के अंदर, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये तो प्रॉब्लम वाला, ये तो यार सोचने वाली बात होगी। उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो यहाँ पे हमें सीखना है। अगर सिंगल एलिमेंट होता है, अगर मेरे से कोई पूछे बोरन का चार्ज बताओ तो निकालूंगा, कार्बन का पूछे, कोई बोले ऑक्सीजन का चार्ज, सिंगल एलिमेंट का तो हम इजिली चार्ज हम निकाल सकते हैं। लेकिन कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट का अगर मुझे पर्टिकुलर एलिमेंट का बोलते कि लेटर से डी का एलिमेंट का बताओ उसका चार्ज क्या होगा, किसी ने बोल दिया बी एलिमेंट का बताओ चार्ज कितना होगा, किसी ने पूछे ए एलिमेंट का पता कितना चार्ज होगा, तो कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो हमें यहाँ पे अब सीखना है। एकदम सिंपल सा होता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है वो यहाँ पे हमें सीखना है, ठीक है। अगर कोई भी कंपाउंड, पहले तो टॉपिक के बारे में थोड़ा सा समझ में आ जाए ना, फिर आ जाए उसके बाद हम चलेंगे अपना मेन टॉपिक पे। टॉपिक हमारे पास क्या है कि अगर कोई भी कंपाउंड, लेटर से मान लो कि CuSO4, मेरे पास CuSO4 2 माइनस गिवन है, यहाँ पे ये कोई कंपाउंड है, यहाँ पे तुमसे किसी ने पूछ दिया, बाय द चांस किसी ने पूछ दिया, अच्छा ये बताओ जो सल्फर है, सल्फर पे बेसिकली चार्ज कितना होगा, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर ऑक्सीडेशन, मोस्टली हम चार्ज वर्ड यूज करते हैं लेकिन फिर भी नाम बहुत सारे, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, सबका नाम एक, सबका मतलब एक ही होता है कि कोई भी कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर कोई भी अगर मैंने एलिमेंट को लेटर से सेलेक्ट कर लिया, लेटर से मैंने यहाँ पे सल्फर को सेलेक्ट कर लिया, तो इस सल्फर पे बेसिकली कितना चार्ज होगा मेरे पास इस कंपाउंड के अंदर वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना। अगर निकालना आता हो तो वेल एंड गुड, थम्स अप की बात, अगर नहीं आता तो यहाँ पे सीख लो। तो स्टार्ट करते हैं पहला एग्जांपल। तो ये हमारा पास आ रहा है पहला एग्जांपल, HAUCl4। मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ, फाइंड आउट द, मैं यहाँ पे हर एक में नहीं लिखने वाला, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दूंगा, समझ जाना। फाइंड आउट द चार्ज ऑन AU इन द गिवन कंपाउंड। डरना बिल्कुल नहीं, एकदम सिंपल। इसका क्या यूज है ना, बस अभी जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा 10 मिनट पेशेंस करो, तुरंत अभी फैराडे लॉ क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन वाला ये पूछा है मेरे पास, जो AU है, फाइंड आउट द चार्ज ऑन AU। जो AU है मेरे पास कोई कंपाउंड है, उसका मेरे पास चार्ज कितना होगा इस कंपाउंड के अंदर। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो यहाँ पे सिंपल सा ट्रिक होता है, हमेशा देखना। हम क्या करें, ट्रिक तो नहीं बोल सकते इसको, रूल, हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है कि जिस भी एलिमेंट को निकालना है, जिस भी एलिमेंट पर चार्ज निकालना है उसको लेटर से x मान ले। क्या मैं x के अलावा कुछ मान सकता हूँ? नहीं, हमें सिंपली जिस भी एलिमेंट पे मुझे चार्ज निकालना है उसको उस पर मान लेटर से कितना चार्ज होगा, x मानो। सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप वन, लेट एज्यूम दैट चार्ज ऑन एलिमेंट
एक्स, जिस भी एलिमेंट पे मुझे चार्ज निकालना उसका मेरे पास चार्ज कितना होगा एक्स। क्या मैं एक्स के अलावा कुछ मान सकता नहीं? हमें रूल तो हमें बोलता है कि सिंपली हम एनसीईआरटी बोलता है कि हमें एक्स माना है। अब ये मान लिया जिस भी एलिमेंट पे मुझे चार्ज निकालना है उसका तो मैं सिंपली क्या माना, उसको चार्ज कितना होगा एक्स मान लिया। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ। उसके बाद जितने भी रेस्ट एलिमेंट बच गए, रेस्ट कौन कौन बचे, एक तो मेरे पास हाइड्रोजन बचा एंड दूसरा कौन बचा, क्लोरीन बचा। अब इनके एलिमेंट पर तुम्हें चार्ज फाइंड आउट करना है। मतलब ये मेरे पास एच ए यू Cl4 ये हमें गिवन है, ये माइनस क्यों लगा दिया, Cl4 लेटेस्ट है बस इतना मुझे गिवन है। यहाँ पर ये मैं जानना चाहता हूँ, ये माइनस नहीं है ठीक है। ये जो मेरे पास AU है, जो AU है इस पर मुझे चार्ज निकालना है कि कितना चार्ज होगा इस कंपाउंड के अंदर। तो लेटेस्ट से मैंने मान लिया इस पर चार्ज कितना होगा एक्स। ध्यान समझना, एकदम कुछ भी नहीं, एकदम कुछ भी टफ टॉपिक नहीं, एकदम आसान सा है। हमें क्या करना है, बाकी जितने भी रेस्ट एलिमेंट बच गए, एक तो हाइड्रोजन बचा एंड दूसरा क्या बचा, क्लोरीन बचा। अब जितने भी रेस्ट एलिमेंट बच गए सिंपली उन सबका तुम्हें चार्ज फाइंड आउट करना है। सेकेंड स्टेप जो है, आफ्टर आफ्टर एज्यूमिंग एक्स, आफ्टर एज्यूमिंग एक्स फाइंड आउट द क्लियर तो दिख रहा है ना, एक सेकेंड, हाँ, फाइंड आउट द चार्ज ऑन रिमेनिंग एलिमेंट्स। जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे उन सब पे तुम्हें क्या करना है, चार्ज फाइंड आउट करना है। हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है ये तो मैं नहीं बताना, सिंगल एलिमेंट का चार्ज कैसे निकाला जाता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा भी नहीं बताऊंगा कि सिंगल एलिमेंट पे चार्ज कैसे निकाला जाता है। हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, +1 होता है एंड जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1 होता है। कैसे माइनस होना है, एक बार जाके अपना नोट्स को पलट के देखना कि सिंगल एलिमेंट जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लिड हो गया, सल्फर हो गया, कुछ भी मेरे पास गया, सिंगल एलिमेंट का हमें चार्ज कैसे निकाला जाता है मैंने पूरा ट्रिक बताया था। ग्रेटर देन 4 लेस देन 4 ऐसे कुछ मैंने पूरा ट्रिक बता वहाँ पे बताया था पूरा कंसेप्ट, उसको एक बार देख लेना अच्छे से पता चलेगा। फिर भी नहीं है तो इन्फॉर्म करना, फिर हम उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि सिंगल एलिमेंट पे बेसिकली चार्ज कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो हमें करना क्या है, देखो जितने भी जैसे AU निकालना है उसको सेलेक्ट किया, उस पर चार्ज कितना होगा एक्स। अब बाकी जितने भी रेस्ट एलिमेंट बच गए कहीं पर भी जरूरी नहीं कि अगर मान लो ये ऐसे कुछ गिवन होता है AU H Cl4 माइनस, जरूरी नहीं कि हमेशा बीच में हो। हमें यहाँ पे लेटेस्ट से बोल दिया किसी ने कि AU पे चार्ज बताओ कितना हो, तो सिंपली इसको सेलेक्ट करूंगा एंड मान लिया इस पे चार्ज कितना हो एक्स। बाकी जितने भी रेस्ट एलिमेंट बच गए उसका मुझे चार्ज फाइंड आउट। हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है +1, क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है -1 होता है। ये पॉइंट जरूरी नहीं कि बीच में कहीं पर भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला स्टेप मेरे पास ये बोलता है, ये बस ये 2 स्टेप को फॉलो करो पूरा कहानी पड़ जाएगा। पहला स्टेप ये बोलता है जिस भी एलिमेंट पर मुझे चार्ज निकालना हो सिंपली मैं उस पर चार्ज मानूंगा एक्स। दूसरा स्टेप हमें ये बोलता है कि उस बाकी जितने भी रेस्ट एलिमेंट बच गए उस सबका मुझे चार्ज पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। उसका तो हमें देखो रूल क्या बोलता है, रूल्स हमें क्या बोलता है, रूल्स को फॉलो करते चलो बस। रूल्स क्या बोलते हैं देखो, रूल्स को बस फॉलो करना प्लीज यहाँ पर ध्यान से। हाइड्रोजन पर चार्ज कितना है 1 लिखा। उसके बाद मैंने पूछा हाइड्रोजन से क्या तेरे नीचे कुछ नंबर गिवन है, मतलब कि क्या हाइड्रोजन पर चार्ज कितना है मेरे पास +1। मैंने नीचे पूछा हाइड्रोजन क्या तेरे पास यहाँ पे कोई नंबर है, अगर नंबर होता तो मैं सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करता, नहीं है तो मैं सिंपली बीच में लगाऊंगा प्लस, आगे बढ़ूंगा, हमेशा प्लस लगाना। अब मैंने पूछा कॉपर तेरे पे चार्ज कितना, बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको उस पर फोकस करो। कॉपर से पूछा कॉपर तेरे पे चार्ज कितना एक्स, उसने बोला ठीक है मैं लिख देता हूँ एक्स। मैंने कॉपर से पूछा दूसरा रास्ता, क्या कॉपर तेरे नीचे कुछ भी नंबर गिवन, उसने बोला नहीं, तो मैं आगे बढ़ा, बीच में लगा प्लस। अब देखना क्लोरीन से पूछा क्लोरीन तेरे पास चार्ज कितना, उसने बोला -1, ठीक है। मैंने से पूछा क्लोरीन तेरे नीचे कोई नंबर है, उसने बोला हाँ मेरे नीचे नंबर है 4। तो जो भी नीचे नंबर गिवन हो सिंपली उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो एंड हमें इक्वल टू क्या करना है, हमें 0 कर देना है। सारे एलिमेंट का जब चार्ज हो जाता है हमें फाइनली इक्वल किस करना है, 0 कर देता है। इसको सॉल्व करो 1 + x -4 इक्वल टू कितना हो गया 0। ये हो गया x 1 + x -4 को अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा तो प्लस हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 1 को अगर मैं यहाँ भेजूंगा 4 - 1 x का वैल्यू कितना हो गया 3 कैसे पॉजिटिव, तो मीन्स AU पे चार्ज कितना होगा मेरे पास +3 होगा इस कंपाउंड के अंदर। एकदम सो सिंपल एज दैट। मैंने किया क्या, एकदम सिंपल था। लग रहा होगा यार बहुत सा टफ हो गया, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, एकदम है सिंपल। ध्यान से देखो एक बार, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे वर्ड पे फोकस करना। HAuCl4 मान लीजिए कोई कंपाउंड है। अब यहाँ पे मुझे किसी भी एलिमेंट पे लेटर से चार्ज मुझे निकालना, तो मुझे क्वेश्चन वाले ने बोला कि AU है, उसका तुझे चार्ज बताया कितना होगा इस कंपाउंड के अंदर। अब मैं कैसे फाइंड आउट करूँ, वो सिंगल एलिमेंट का तो पता है, अगर मुझे बोलता कोई सोडियम बता, सोडियम पे चार्ज कितना वो मैं निकालूंगा, कोई बोले मुझसे कॉपर पे बता चार्ज कितना वो मैं निकालूंगा। लेकिन कोई कंपाउंड के अंदर किसी एलिमेंट का अगर मुझे चार्ज निकालने के लिए बोल दे तो मैं कैसे निकालूंगा, डरना बिल्कुल नहीं। सिंपली क्या करना है, जो जिस भी एलिमेंट पर मुझे चार्ज निकालना है उसको मैं एक्स, उस पर चार्ज कितना होगा एक्स मानूंगा, लिखा। उसके बाद हमें क्या करना है, बाकी जितने भी रेस्ट एलिमेंट बच गया उन सब पे मुझे चार्ज निकालना है। वो हमें एक सिंगल एलिमेंट का चार्ज कैसे निकाला जाती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हाइड्रोजन पर चार्ज कितना होता है +1, कॉपर पे क्लोरीन पर चार्ज कितना होता है मेरे पास -1 होता है। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, बाकी रेस्ट एलिमेंट पर चार्ज लिखते हैं, उसके बाद हमें बस रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स हमें क्या होता है, जो सबसे पहले कहीं से भी स्टार्ट करो, स्टार्टिंग सबसे पहले जाओ यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करना है, हमें लेफ्ट टू राइट मूव करना है। हाइड्रोजन से पूछा हाइड्रोजन तेरे पे चार्ज कितना है, उसने बोला 1। मैंने उसके बाद देखो क्या 2 सवाल हमें पूछना है हर एक एलिमेंट से। हाइड्रोजन तेरे पे जो भी यहाँ पे एलिमेंट है उससे हमें 2 क्वेश्चन पूछना है। सबसे पहले उससे पूछना तेरे पे चार्ज कितना है, उसने बोला जो भी गिवन है वो 1। फिर दूसरा सवाल पूछना क्या तेरे नीचे कोई नंबर है, उसने बोला नहीं, तो मैं आगे बढ़ूंगा प्लस लगा बीच में। फिर मैंने AU से पूछा AU तेरे पे चार्ज कितना, उसने बोला x, मैंने लिख दिया। मैंने पूछा क्या तेरे नीचे कोई नंबर है, उसने बोला बिल्कुल नहीं, मैं आगे बढ़ा प्लस, बीच में हमेशा प्लस, ये नहीं माइनस लगा दे, नहीं प्लस लगाते चलना। फिर मैंने क्लोरीन से पूछा क्लोरीन तेरे पे चार्ज कितना, उसने बोला -1। फिर मैंने
क्लोरीन से दूसरा सवाल पूछे, क्लोरीन क्या तेरे नीचे कोई नंबर है, उसने बोला हाँ नंबर कितना 4 है, तो जो भी नंबर होगा सिंपली हमें क्या करना है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू कितना निकल गया +3 मींस एयू पे चार्ज कितना होगा मेरे पास +3 होगा। यार क्या बोला कुछ समझ में नहीं है। ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिससे और ज़्यादा क्लियर होगा। PbSO4 PbSO4 चलो दे दिया। और कुछ दो क्या PbSO4 ठीक है। चलो मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ जो सल्फर है, मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, बस मैं ये जानना चाहता हूँ सल्फर पे बेसिकली चार्ज कितना होगा इस कंपाउंड के अंदर, या फिर सल्फर ना बोल के चलो सल्फर लिख लो, किसी को भी दे सकता था मैं। सल्फर पे चार्ज कितना होगा इस कंपाउंड के अंदर, क्वेश्चन वही है फाइंड आउट द चार्ज ऑन सल्फर इन द गिवन कंपाउंड। सल्फर पे बेसिकली चार्ज कितना होगा इस कंपाउंड के अंदर, तो सोचो कैसे निकालेंगे, बस वही सिंपल सा अपना लॉजिक फॉलो करते चलना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा मुझे क्या करना है, जिस भी एलिमेंट पे मुझे चार्ज निकालना उसको लेटर से उस पर चार्ज कितना होगा x, मैंने मान लिया। चलो काम पहला काम तो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। बाकी रेस्ट एलिमेंट कौन बचा, Pb लिड बचा है ना, ऑक्सीजन बचा। लिड जो Pb जो होता है लिड, उस पर चार्ज कितना होता है मेरा +2 होता है, ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है -2 होता है। कैसे हुआ वो फाइंड आउट कर लेना, सिंगल एलिमेंट का कैसे चार्ज निकाला जाता है ये हमें अच्छे से हमें पता है। तो मैंने लिड पर निकाल लिया कितना चार्ज होता है +2, ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है -2, कुछ नहीं, अब बस वही रूल को फॉलो करूंगा। मैंने पूछा लिड, मैं 2 सवाल पूछूंगा हर एक एलिमेंट से। लिड तेरे पे, मैंने वर्ड को फोकस करेगा, वर्ड को ध्यान सुनो क्या मैं बोला, लिड कि तेरे पे चार्ज कितना होता है, +2 मैंने लिख दिया +2। उसके बाद मैंने पूछा लिड क्या तेरे नीचे कोई नंबर है, उसने बोला नहीं यार, मैं आगे बढ़ा, बीच में लगा प्लस। सल्फर, सल्फर से पूछा सल्फर तेरे पे चार्ज कितना, उसने बोला मेरे पे x है। मैंने पूछा सल्फर से दूसरा सवाल क्या तेरे नीचे कोई यहाँ पे, ऐसा लग रहा हो यार बोलने में बहुत अजीब से, क्या यार मैं 2 सवाल पूछूं उससे बार बार जाके, लेकिन अगर ये स्टेप फॉलो करते चलोगे तो कहीं पर भी छोटा सा भी मिस्टेक नहीं होगा। सल्फर से पूछा सल्फर तेरे नीचे कोई नंबर है, उसने बोला नहीं यार मेरे नीचे कोई नंबर नहीं, चलो मैं आगे बढ़ा प्लस। ऑक्सीजन से पूछा ऑक्सीजन तेरे पे चार्ज कितना, ऑक्सीजन ने बोला मेरे पास चार्ज कितना होता है -2। ऑक्सीजन से पूछा दूसरा सवाल ऑक्सीजन क्या तेरे नीचे कोई नंबर है, उसने बोला हाँ मेरे नीचे नंबर 4 है, मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, एंड जैसे ही हुआ इक्वल टू हमें क्या करो 0 सॉल्व कर दो, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ये हो गया 2 प्लस क्या लिखना 2 कितना हो गया प्लस माइनस कितना हो गया 4 × 2 -8 इक्वल टू 0 सॉल्व करो 2 + x, यहाँ बेसिकली राइट को x 8 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो x इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो 8 माइनस कितना हो गया 2, x का वैल्यू कितना हो गया 6। यहाँ पे कैसा पॉजिटिव मीन सल्फर पे चार्ज कितना होगा मेरे पास +6। दैट्स इट, खत्म कहानी, कुछ भी नहीं किया। सिंपली मुझे क्या करना, जिस भी एलिमेंट पे चार्ज निकालना उसको मैक्स मानूंगा, उसके बाद बाकी जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए उसका सिंपली मैं चार्ज निकालूंगा। चार्ज निकालने में क्या करूँगा 2 सवाल हर एक एलिमेंट से पूछूंगा, तेरे पे चार्ज कितना है पहला सवाल, दूसरा सवाल कि उसके नीचे अगर कोई नंबर गिनो तो सिंपली उससे मल्टीप्लाई करूंगा, अगर नंबर मेरे पास नहीं गिनो क्या होगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा एंड सॉल्व कर दूंगा, कहानी पड़ गया। एक और एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल तो बहुत सारे एग्जाम्पल देना है इसमें। लेट अस से नेक्स्ट जो एग्जाम्पल TL2O ले लेते, TL2O यहाँ पे मुझे चार्ज बताओ किसका दूँ यहाँ पे, चलो TL का बता दो, TL जो है ना उस पर चार्ज कितना होगा मुझे बता दो। मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ मीन्स TL पे मुझे चार्ज बताओ कितना होगा। एक सेकंड एक और एग्जांपल देता हूँ इसी के साथ साथ ही। TL2O ले लिया, एक और कौन सा दूँ, चलो Fe2O3 देता हूँ, या फिर FeO ले लेते हैं पहले। FeO में फेरस पे बताओ कितना चार्ज होगा। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करना है, खुद से क्या करना है हमें सॉल्व करना है। वीडियो को सीरियसली मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं वीडियो को पॉज करूँ फिर को, यहाँ पे तुम्हें खुद से बाय हार्ट करना है, वीडियो को पॉज करना है 1 मिनट के लिए एंड खुद से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो कि TL जो है उस पर चार्ज कितना होगा इस कंपाउंड के अंदर, Fe है जो Fe के अंदर चार्ज कितना होगा इस कंपाउंड के अंदर। कैसे तो कैसे करना है वो हमने ऑलरेडी हमने पूरा रूल रेगुलेशन देख दिया। ट्रिक हमारे पास कुछ भी नहीं था, जो मैं रूल फॉलो बता रहा हूँ एकदम सिंपल सा, उसमें कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं, बस उसको देखते चलो एंड समझते जाओ। तो आई होप सो वीडियो को 1 मिनट को पॉज करना ईमानदारी से एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना। पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अब मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे हमें सॉल्व करना है। तो सिंपली जिस भी एलिमेंट पे मुझे निकालना है उसमें मैं क्या चार्ज मानूंगा x, मैंने मान लिया सिंपली। और अब बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट कौन बचा यार, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है। अरे भैया एक ही हो तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बाकी अपना रूल क्या है, सबसे पहला रूल ये है कि जितने जो भी जिस भी एलिमेंट पर मुझे चार्ज निकालना है उसको मैं x मानूंगा। बाकी जो रेस्ट एलिमेंट बच गया सिंपली उसको मैं उस पर जो चार्ज वो मैं निकाल। ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है -2 मीन्स ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है -2 होता है। अब हमें सिंपली सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, मैं TL से गया, TL से मैं 2 सवाल पूछूंगा। TL तेरे पास चार्ज कितना, उसने बोला x, मैंने पूछा TL क्या तेरे नीचे कोई नंबर है, उसने बोला हाँ यार मेरे नीचे नंबर है 2, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया 2 से प्लस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से पूछा ऑक्सीजन तेरे पे चार्ज कितना, उससे यार बोला -2। दूसरा सवाल मैंने ऑक्सीजन से पूछा ऑक्सीजन क्या तेरे नीचे कोई नंबर है, उसने बोला नहीं यार मैं आगे बढ़ा इक्वल टू 0 सॉल्व कर दो कितना हो गया 2x -2 इक्वल टू 0। 2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो कितना 2x इक्वल टू 2, x का वैल्यू कितना गया 2 से 2 निपट गया, x का वैल्यू कितना गया 1 कैसा पॉजिटिव है, तो मीन्स TL पे बेसिकली चार्ज कितना होगा मेरा प्लस होगा। कहानी निपट गया एकदम सिंपल। FeO की बारी, FeO को मुझे चार्ज निकालना है, सिंपली जिस भी एलिमेंट पर चार्ज निकालना है उसको मैं क्या बनूंगा x मानूंगा। और रिमेनिंग एलिमेंट कौन बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है मेरे पास -2। सॉल्व करते हैं इसको, देखो सिंगल एलिमेंट पर कैसे चार्ज निकाला जाता है वो यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ऑक्सीजन पर चार्ज कैसे -2 है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मेरे पास कोई सिंगल एलिमेंट हो इन दैट केस अगर मुझे उसका चार्ज निकालना तो कैसे निकाला वो हम पढ़ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कोई कंपाउंड गिरो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम A2 B4 C6 ऐसे कुछ कंपाउंड, बहुत सारा कुछ कंपाउंड, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कोई अगर एक एलिमेंट को उसने पिकअप किया, बोले इस एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा इस कंपाउंड पे, तो कैसे निकाला जाता है वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो FeO पे मुझे चार्ज निकाला, x मान लिया, ऑक्सीजन पर चार्ज कितना -2। सॉल्व करते हैं इसको,
मैंने बस एफ ई पे चार कितना, मैं दो सवाल पूछूंगा, एफ ई तेरे पे चार कितना, उसने बोला एक्स। मैंने पूछा एफ ई तेरे नीचे कोई नंबर है, उसने बोला नहीं, मैं आगे बढ़ा, बीच में लगूंगा प्लस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से पूछा ऑक्सीजन तेरे पे चार कितना, उसने बोला -2। ठीक है, मैंने ऑक्सीजन से पूछा दूसरा सवाल, ऑक्सीजन क्या तेरे नीचे कोई नंबर है, उसने बोला नहीं यार मेरे नीचे कोई नंबर नहीं है, मैं आगे बढ़ा। सॉल्व करो इसको, एक्स ये कितना -2 इक्वल 0, एक्स को 2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, एक्स इक्वल टू कितना 2 मीन्स एफ 2 कैसे पॉजिटिव है, तो मीन्स एफ ई पे चार कितना होगा +2 हुआ। एकदम सिंपल एज दैट, कुछ कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम और एग्जाम्पल अभी क्लियर नहीं हुआ, और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस से Fe2, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मैं एग्जांपल कराते रहूँ, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया ना, फैराडे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा कि एलिमेंट्स को कोई कंपाउंड गिवन उस कंपाउंड का पर्टिकुलर चार्ज निकालने में। Fe2O3 का निकालो, देन CuI का निकाल लो, एंड एक और देता हूँ मैं इसी के साथ साथ CuO, एंड लेट अस से एक और दे देते हैं MnO2। चलो इन ये चारों वीडियो को 2 मिनट के लिए हमें पॉज करना है, सॉल्व करना है इस चारों क्वेश्चन को कि क्या बेसिकली इस चारों एलिमेंट में चार्ज कितना आएगा। पॉज करके यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ बाय हार्ट सॉल्व करना है, ये नहीं कि हमें चीटिंग वगैरह करके, नहीं बिल्कुल नहीं, बाय हार्ट हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ अरे यार मैंने यहाँ पे बताना तो भूलिया कि किसी एलिमेंट पे चार्ज निकाले, क्या यार मैं भी ये तो बताना ही भूलिया कि कौन से एलिमेंट पे चार्ज निकालना है। तो यहाँ पे Fe2O3 में Fe का बता दो, सॉरी यहाँ क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। कॉपर पे यहाँ पे Cu पे बता दो, Cu में चलो इस पे भी Cu का बता दो मुझे। देन MnO2 में किसका बताओगे, ऑक्सीजन का या फिर Mn का, चलो Mn का ही बता दो कितना चार्ज होगा। तो दैट्स इट, सॉल्व करो चारों को। 4 क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, 4 क्वेश्चन है बेसिकली। यहाँ पे सबका मैंने नीचे अंडरलाइन करके उन सारे एलिमेंट्स पे मुझे चार्ज फाइंड आउट करना है। तो वीडियो को आई होप से पॉज करके आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे मुझे Fe पे चार्ज निकालना है, जिस भी एलिमेंट पे चार्ज निकालना है, पहला स्टेप इसको क्या मानूंगा एक्स, एज्यूम कर लिया एक्स। अब मैं सिंपली बाकी जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट बचे, यहाँ पे कौन है, एक तो ऑक्सीजन बचा, कोई बात नहीं, बाकी कुछ नहीं है, तो सिंपली हमें बस हम इतना रूल देखना, 2 स्टेप है ना वही, उसी से पूरा काम नहीं पड़ेगा। पहला जिस भी एलिमेंट पे चार्ज निकाला उसको मैं एक्स मानूंगा, दूसरा जिस बाकी जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट बच गए सब पे मैं चार्ज निकालूंगा और सॉल्व करूंगा। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है मेरे पास -2 होता है, सॉल्व करते हैं। 2 सवाल पूछूंगा, जिस दो हमें जैसे ये 2 स्टेप हो गए, उसका हमें सिंपली क्या हर एक एलिमेंट से 2 सवाल पूछना है। Fe से पूछे Fe तेरे पे चार्ज कितना है, उसने बोला एक्स। Fe दूसरा सवाल Fe से पूछे Fe ये बता तेरे नीचे कोई नंबर, उसने बोला हाँ मेरे नीचे नंबर कितना है 2, सिंपली मल्टीप्लाई, बीच में लगा प्लस। उसके बाद ऑक्सीजन तेरे से पूछा ऑक्सीजन तेरे पे ये बता तेरे पे चार्ज कितना है, उसने बोला -2। ऑक्सीजन से पूछा ऑक्सीजन क्या तेरे नीचे कोई नंबर, उसने बोला हाँ मेरे नीचे नंबर कितना है 3। दैट्स इट, लिखो इक्वल टू 0, सॉल्व करो, कितना हो गया 2x, 3 × 2 कितना होगा -6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6 को यहाँ पे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा 6, तो ये हो गया x इक्वल टू कितना होगा 6 डिवाइड बाई 2, निपट गया 3। x का वैल्यू कितना आ गया +3, मीन्स Fe पे चार्ज कितना होगा मेरे पास +3 होगा इस कंपाउंड के अंदर। CuI के अंदर हम देखते हैं, ऐसा तो नहीं ना मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ। आई होप सो मैं कोशिश करूँगा कि जितना स्लो हो सके मैं एकदम मीडियम स्पीड पर कर रहा हूँ, ताकि हमें कोई भी चीज़ हमें छूटे, और ना ही हमें ऐसा ना हो कि सब कुछ एकदम फटाफट में सब कुछ उठ जाए, नहीं ऐसा नहीं करना है। एकदम मैं मीडियम स्पीड में चाहता ताकि हमें सबको समझ में भी आए। CuI अब एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, हमें कुछ भी नहीं यहाँ पे करना है। जिस भी एलिमेंट पर मुझे चार्ज निकालना है मैं उसको सिंपली एक्स मानूंगा। देखो स्टार्टिंग में मेरे साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि कैसे इसको निकाला जाता है। अगर सिंगल एलिमेंट का अगर तुम्हें चार्ज निकालना नहीं आता, इन दैट केस क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आने का प्रॉबिलिटी है। कैसे किसका चार्ज निकाला, कॉपर का। तो कॉपर पे बेसिकली चार्ज कितना होता है मेरे, कॉपर का मुझे चार्ज निकाला, जिस भी एलिमेंट पे चार्ज निकाला उसको सिंपली मानूंगा एक्स। अब बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट कौन बचा, आयोडीन पे बेसिकली चार्ज कितना, आयोडीन पे चार्ज कितना होता है -1 होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉपर पे बेसिकली देखो सिंगल एलिमेंट पे चार्ज निकालने में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम, बट कोशिश करना उसको समझने का, इजिली समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम लगता है कि हाँ यार यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, देन इन्फॉर्म करना। फिर मैं सिंगल एलिमेंट पे पूरा डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा 15 से 20 मिनट का, जिसमें हम चार्ज निकालना सीख जाएंगे, किसी भी सिंगल एलिमेंट का मुझे चार्ज कैसे निकाला जाता है। CuI हो गया, कॉपर। अब देखो यहाँ पे आयोडीन पे चार्ज कितना -1 लिख दिया। अब मुझे कॉपर पे चार्ज निकालना है, क्या करूँगा, वही अपना रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले हर एक एलिमेंट से 2 सवाल, जब तक ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना एलिमेंट से जाके, तब तक क्या होगा कंफ्यूजन आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड फास्ट हो जाएगा अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन तो 2 जैसे मैं जो बोला ना उस टाइप को फॉलो करना। कॉपर से पूछो कॉपर तेरे पे चार्ज कितना, उसने बोला एक्स। कॉपर क्या तेरे नीचे कोई नंबर है, उसने बोला नहीं, तो मैं आगे बढ़ा प्लस। आयोडीन से पूछा आयोडीन तेरे पे चार्ज कितना, उसने बोला -1। मैंने पूछा आयोडीन तेरे नीचे कोई नंबर, उसने बोला नहीं, मैं सिंपली लिखूंगा आगे 0। सॉल्व किया, एक्स कितना, x -1 इक्वल 0, एक्स की वैल्यू कितना आ गया फाइनली 1। इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट, मींस कॉपर पे चार्ज कितना होगा +1, कहानी पड़ गया। अब CuO यहाँ पे अगेन मुझे किस पर निकालना है, कॉपर पे निकालना। Cu सिंपली कि जिस भी एलिमेंट पे चार्ज निकालना उसको मैं एक्स मानूंगा। ऑक्सीजन पे चार्ज रिमेनिंग एलिमेंट जो बचे उस पर मुझे चार्ज फाइंड आउट करना है। कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगता है, एक कोई भी कंपाउंड पे गिवन हो, कोई भी कंपाउंड गिवन हो। इन दैट केस कंपाउंड पे कोई भी एलिमेंट का चार्ज अगर मुझे निकालना है, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन होता है। बस यहाँ पे शर्त यह है कि हमें पूरा स्टेप बाय स्टेप में पता होना चाहिए कैसे उसको किया जाता है। एंड दूसरा यहाँ पे कंडीशन ये कि जो सिंगल एलिमेंट्स होता है, सिंगल एलिमेंट पे कैसे चार्ज निकाला जाता है वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आने का प्रॉबिलिटी बढ़ जाता है। तो CuO पे मुझे निकालना है सिंपली कॉपर पे। अब मुझे कैसे निकालूंगा, सिंपली जिस भी एलिमेंट पे चार्ज निकाला उसको मैंने एक्स मान लिया। एंड बचा ऑक्सीजन पे पूछा ऑक्सीजन तेरे पे चार्ज कितना, ऑक्सीजन ने बोला यार मेरे पे चार्ज -2 होता है। सॉल्व करते हैं। अब CU अपना वही अपना रूल रेगुलेशन, CU से पूछा CU 2 क्वेश्चन इससे पूछूंगा। CU तेरे पे चार्ज कितना, उसने बोला एक्स। मैंने पूछा CU से ये बता क्या तेरे नीचे कोई नंबर, उसने बोला नहीं नंबर नहीं है, मैं आगे बढ़ा प्लस। जब नंबर नहीं तो जबरदस्ती ये नहीं कर रहा कि उसे पूछना यार मुझे नंबर चाहिए, नंबर नहीं, अगर नंबर है तो सिंपली मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं है तो सिंपली आगे बढ़ूंगा प्लस। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन तेरे पे चार्ज कितना, उसने बोला यार -2।
दूसरा सवाल इससे, क्या तेरे नीचे कोई नंबर है? उससे बोला नहीं यार मेरे नीचे कोई नंबर नहीं है, सिंपली आगे बढ़ा, इक्वल टू जीरो, सॉल्व कर दो कि तो एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो फाइनली एक्स का ये माइनस है, यहाँ पे टू माइनस टू को यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू कितना टू, टू कैसा था पॉजिटिव, मीन कॉपर पे चार्ज कितना होगा प्लस टू हो जाएगा, निपट गया एकदम। एम एन और टू की बारी, यहाँ पे मुझे किसका निकाला, एम एन पर चार्ज निकालना है, कैसे निकालूंगा, जिस भी एलिमेंट पर मुझे चार्ज निकालना है सिंपली उसको क्या मानूंगा एक्स मान लिया। अब बाकी रेस्ट एलिमेंट कौन बचा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे बेसिकली चार्ज कितना होता है मेरे पास माइनस टू होता है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जो एम एन से दो सवाल, एम एन तेरे पास चार कितना उसमें एक्स, क्या तेरे नीचे कोई नंबर है, बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ा, बीच में लगा प्लस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से पूछा ऑक्सीजन तेरे पास चार कितना उसमें माइनस टू लिख दिया। दूसरा सवाल ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन तेरे नीचे कोई नंबर है, उससे बोला हाँ मेरे नीचे नंबर टू है, सिंपली से मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वल टू जीरो, सॉल्व करूंगा कितना हो गया माइनस फोर, इक्वल टू जीरो, यहाँ पे फोर को यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, एक्स इक्वल टू कितना गया फोर, फोर के यहाँ पे पॉजिटिव मीन एम एन पर चार कितना गया प्लस प्लस फोर आ गया। तो देखो हमें करना कुछ भी नहीं था, जो दो सवाल हमें पूछना है, चार्ज फाइंड आउट के लिए सबको उसका हमें क्या करना है, पहला सवाल उस पर चार्ज कितना है वो लिखो, अगर उसके नीचे अगर कोई नंबर हो सिंपली उससे मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप पूरा आंसर जो भी मुझे आंसर आना वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर किसी के पीछे का नंबर नहीं गिना, जैसे सी हुआ यहाँ पे उसके नीचे नंबर नहीं गिना, तो मैं जबरदस्ती उससे नहीं मल्टीप्लाई बोलूंगा मुझे नंबर दे, नंबर नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें एकदम स्टेप बाय स्टेप इजीली हमें यहाँ पे फॉलो करो। तो आई होप सो कोई भी कंपाउंड गिवन हो, इन दैट केस अगर चार्ज कैसे निकाला जाता है समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखा जाए, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक मैं यहाँ पे एग्जांपल कराता रहूंगा, मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ढेर सारे कंपाउंड यहाँ पे बना सकता हूँ। लेट अस से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, H4P2O7, यहाँ पे किसका निकालोगे, चलो पी क्या बता दो, फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस का चार्ज कितना होगा इस कंपाउंड के अंदर, गिवन कंपाउंड के अंदर। वीडियो को एक मिनट के लिए पॉज करना, देन कोशिश करना खुद से सॉल्व, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना समझ जाना मेरा कंसेप्ट क्लियर है, जो मेरा कंसेप्ट क्या क्लियर है एकदम, कोई भी कंपाउंड गिवन हो इन दैट केस अगर मुझे चार्ज निकालना होता तो मेरा पूरा यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है। कैसे निकालेंगे, जिस भी एलिमेंट पर मुझे चार्ज निकाला सिंपली मैं उसको मानूंगा एक्स, मान लिया कैसे। अब उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट कौन बचा, एक तो हाइड्रोजन बचा, एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पर चार्ज कितना होता है प्लस वन, ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है माइनस टू, सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या चार्ज हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें वही अपना रूल रेगुलेशन फॉलो करें। रूल रेगुलेशन कैसे फॉलो करेंगे, हर एक एलिमेंट पर जाऊंगा और उससे दो क्वेश्चन पूछूंगा, हाइड्रोजन पे चार्ज कितना उससे बोला वन, प्लस वन लिखो या फिर वन लिखो एक ही बात है। दूसरा क्वेश्चन हाइड्रोजन क्या नीचे कोई नंबर, उससे बोला हाँ यार मेरे नीचे नंबर फोर है, सिंपली से मल्टीप्लाई, बीच में लगाया प्लस। फॉस्फोरस, जो पी है, पी से पूछा पी इससे भी दो क्वेश्चन पूछूंगा, पी तेरे पर चार्ज कितना उससे बोला एक्स, फिर दूसरा क्वेश्चन पी क्या तेरे नीचे कोई नंबर, उससे बोला हाँ मेरे नीचे नंबर टू है, सिंपली से मल्टीप्लाई प्लस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से पूछा ऑक्सीजन तेरे पे चार्ज कितना, उससे बोला माइनस टू, मैंने पूछा कोई तेरे नीचे नंबर, उसने बोला हाँ मेरे नीचे नंबर सेवन है, सिंपली से मल्टीप्लाई इक्वल टू जीरो, सॉल्व करते हैं, ये हो गया फोर प्लस टू एक्स माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया फोर प्लस टू एक्स, फोर्टीन को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, सॉल्व करते हैं टू एक्स, ये फोर को यहाँ पे भेजूंगा कितना हो गया फोर्टीन माइनस फोर, टू एक्स इक्वल टू कितना हो गया फोर्टीन माइनस फोर टेन, तो एक्स का वैल्यू कितना गया टेन डिवाइड बाई टू, ये गया फाइव से, तो एक्स का वैल्यू कितना गया फाइव, ये कैसा पॉजिटिव मीन्स पी पे चार्ज कितना होगा मेरे पास प्लस फाइव, दैट्स इट। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये देख लिया कि कोई भी कंपाउंड अगर मेरे पास प्रेजेंट हो, इन दैट केस अगर मुझे उसमें चार्ज निकालना हो किसी भी एलिमेंट का, कैसे निकाला जाता है, आई होप तो समझ में आ गया हो। जो मैंने रूल रेगुलेशन बताया बस उसको फॉलो करना, इजीली यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ पे कंडीशन ये कि बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए, एक्स को एज्यूम करने के तो बाकी जो रेस्ट एलिमेंट बच गया उसमें कैसे चार्ज निकाला जाता है, बस यहाँ पे वो कंडीशन है। अगर वो अच्छे से आ गया ना बस यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाला। तो आई होप सो मैंने यहाँ पे ढेर सारे एग्जांपल दिया कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर मुझे चार्ज निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है वो यहाँ पे मैंने बता दिया। एक और एग्जाम्पल देखा जाए, चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेटेस्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पर। लेटेस्ट है जैसे मुझे के MnO4, बोलो किसका चार्ज निकालना चाहोगे, सोचो जल्दी भैया। लेटेस्ट है चलो मैं Mn का बताओ चार्ज कितना होगा स्पेस कंपाउंड के अंदर। एक मिनट वीडियो को पॉज करना खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना कि कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। पूरा हम ऑलरेडी प्रोसेस बेसिकली मैंने पूरा प्रोसेस देख चुके हैं। बेसिकली सिंपली क्या करना, जो मैंने रूल रेगुलेशन बताया उसको फॉलो करो, इजीली यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व आउट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, मन में आ रहा है ये क्यों बता रहा है, यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँ 10 से 15 मिनट, यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि फैराडे के जो तुम क्वेश्चन करो वहाँ पे तुम थोड़ा सा भी यहाँ पे 1% भी प्रॉब्लम ना है, इसके लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। क्योंकि देखो एग्जाम में स्कूल वगैरह में क्या तो बोलते हैं अच्छा तुम्हें चार्ज तो निकालना आता ही होगा, बस वो फैराडे का शेड्यूल वगैरह बताते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, बीच एक दो एग्जाम्पल कराते हैं, बोलते हैं चलो फैराडे कंसेप्ट नहीं पड़ गया। और रियलिटी में यही है, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है, रियलिटी में सच बता रहा हूँ, हर एक चाहे तुम कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करो कहीं पर भी, तो वहाँ पे क्या होता है फैराडे जो होता है ना, जो जैसे ही फैराडे लॉ स्टार्ट होता है बेसिकली क्या करते हैं वो लोग स्टेटमेंट लिखाते हैं, बस इसमें न्यूमेरिकल करना, वो लोग ना थ्योरी एकदम ना के बराबर करते हैं, मीन्स 5 से 7% थ्योरी कराते हैं, बाकी क्वेश्चन पे बस यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है। इसलिए बोला कि ध्यान से यहाँ पे कोशिश करना फाइंड आउट करने का, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे तुम्हें कंपाउंड मिलेगा जिसका तुम्हें खुद से क्या होगा चार्ज जब तक फाइंड आउट नहीं करोगे तब तक तुम वहाँ पे एक्स का वैल्यू नहीं निकाल पाओ। कैसे नहीं निकाल पाओ मैं अभी अब जस्ट एक एग्जाम्पल का था वहीं पे चले न्यूमेरिकल पार्ट पे। तो किया मैंने 4 में Mn पे बताओ चार्ज कितना होगा। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करना, 1 मिनट बहुत हो गया, 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड हो जाएगा यार, 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है। आई होप सो वीडियो को बाय हार्ट पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे फाइंड आउट करेंगे। जिस भी एलिमेंट पर मुझे चार्ज निकाला उसको मैं मानूंगा एक्स, उस पर चार्ज कितना होगा एक्स मान लिया। अब बाकी रेस्ट एलिमेंट कौन बचा, पोटेशियम एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है +1 होता है, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2। सॉल्व करते हैं इसको,
चार्ज देखो ये सिंगल एलिमेंट में चार्ज कैसे निकाला जाता है ये तुम्हें आना चाहिए। अगर ये नहीं आता तो यहाँ पे प्रॉब्लम दे सकता है। अगर ये आता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है देन इन्फॉर्म करना, हम सीख लेंगे कैसे सिंगल एलिमेंट का बेसिकली चार्ज को निकाला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना रूल रेगुलेशन भाई। हर एक एलिमेंट से दो दो क्वेश्चन। पोटेशियम, पोटेशियम तेरे पर चार्ज कितना उसमें वन प्लस वन लिखो, वन लिखो, एक ही बात है। पोटेशियम दूसरा क्वेश्चन, क्या तेरे नीचे कोई नंबर है उसमें नहीं, मेरे नीचे कोई नंबर नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज, एमएन, एमएन से पूछा एमएन तेरे पर चार्ज कितना उसमें एक्स, मैंने पूछा एमएन क्या तेरे नीचे कोई नंबर है उसमें नहीं यार मेरे नीचे कोई नंबर नहीं। चलो ठीक है आगे बढ़ा। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से पूछा ऑक्सीजन तेरे पर चार्ज कितना उसमें -2। उसका दूसरा क्वेश्चन, क्या ऑक्सीजन तेरे नीचे कोई नंबर उसमें हाँ यार मेरे नीचे नंबर 4 है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू 0, सॉल्व करो। 1 + x -8 = 0। तो 1 + x, इसको यहाँ 8 मेरे पास राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, x इक्वल टू कितना हो गया 1 को यहाँ भेज दो, 8 - 1 x इक्वल टू कितना हो गया 7। मीन्स एमन पर चार्ज कितना होगा 7, कैसे पॉजिटिव, प्लस 7 कितना होगा 4 होगा। दैट से निपट गया काम खत्म। कुछ था यहाँ पे, कुछ भी नहीं था। और एग्जाम्पल, ठीक है मैं यहाँ पे कुछ होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। OF2 यहाँ पे किसका बताओगे, चलो F का बता देना यहाँ पे, जिस पर नीचे में अंडरलाइन करा उसका तुम्हें चार्ज बताना है। लेटर से नेक्स्ट एग्जाम्पल देता हूँ मैं, H2O2 में किसका बताना, चलो H2 का तो हाइड्रोजन का बता देना यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलो Al2O3 ले लो, Al2O3 में किसका बताओगे, एल्युमिनियम का बता दो कितना होगा, जिस पर सर्कल कराऊँ उस एलिमेंट का मुझे चार्ज फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल Na2SO3, यहाँ पे चलो सल्फर का बता देना मुझे। नेक्स्ट एग्जाम्पल और किसका दो, और किसका दिया जाए फटाफट को, एक Na2SO4 दे दूँ क्या, Na2SO4 भी चलो 4 और 3 और 4 क्या फर्क है, SO4 चलो SO4 का तुम निकाल दो, ठीक है। यहाँ पे सल्फर का बता देना। एक और एग्जांपल, और K2Cr2O7 का ले लिया जाए या फिर छोड़ दिया, चलो ले लेते K2Cr2O7 में किसका होता है, चलो क्रोमियम का बता देना कितना हुआ। दैट्स, ये बेसिकली कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करना इजीली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब हम बेसिकली हमने यहाँ पे ये तो सीख लिया कि कैसे कोई भी कंपाउंड हो, इन दैट केस अगर मुझे उस कंपाउंड पे अगर चार्ज मुझे फाइंड आउट करना हो उस एलिमेंट का, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो कैसे क्या है तो वो हमने यहाँ पे सीख लिया। अब हम चलते हैं फैराडे के अपने न्यूमेरिकल्स पार्ट में, अपने एंट्री मारते हैं। पूरा फैराडे का हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया, जो वहाँ पे मुझे बेसिक बताना था कोई भी कंपाउंड में कैसे चार्ज फाइंड आउट किया जाता है वो भी हमने सीख लिया यहाँ पे। अब हम चलते हैं बेसिकली इसके न्यूमेरिकल पार्ट में, देखते हैं इसका क्वेश्चन किस टाइप का हमारे पास आता है। तो जो बेसिकली जो पहला क्वेश्चन है देखो, यहाँ पे फॉर्मुला में अच्छे से पता होना चाहिए, जो भी मैंने 3 फॉर्मुला बताया हर एक फॉर्मुले का मीनिंग हमें अच्छे से पता होना चाहिए। एंड कोई भी कंपाउंड गिवन है, इन दैट केस कंपाउंड में बेसिकली कैसे कोई भी एलिमेंट का चार्ज निकाला जाता है ये हमें अच्छे से आना चाहिए। दो चीज अच्छे से सीख लेना, कोई भी कंपाउंड में चार्ज कैसे निकाला जाता है, एंड एक कोई भी सिंगल एलिमेंट गिवन हो उसका चार्ज कैसे फाइंड आउट। अगर ये दो चीज़ अगर नहीं आता है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है यहाँ पे। तो आई होप सो ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाला। आई होप सो ये उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें अच्छे से आता होगा। एंड हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिकली फैराडे लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे ढेर सारे में न्यूमेरिकल्स देंगे, फिर अपना स्टार्ट करेंगे फैराडे सेकंड लॉ। देन हमारे पास बस थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल से 1 से 2 घंटे का यहाँ पे फिर चैप्टर बचा।